तो कल तक की क्लास में हमने नेशनल मूवमेंट 1919 से लेकर 1939 तक काफी पढ़ा। उसमें एक दो पॉइंट मुझे आपको बताने, उसको मैं कल अच्छे से एक्सप्लेन किया नहीं था। वो पॉइंट ये है यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है ना, गारंटेड फ्रेंचाइजी, इसका मतलब मैं आपको बताया था कल। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रेंचाइजी का मतलब होता है वोटिंग राइट। तो इस बार वोटिंग राइट मिलेगा क्योंकि आपको पता 1919 के अंदर ही डायरेक्ट इलेक्शन का एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले कभी भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते थे, इनडायरेक्ट ही होते थे। तो डायरेक्ट मतलब यहाँ हम आम इंसान है जो भी है वो जाके अपना जो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बट वो सब हर कोई नहीं, उसमें भी कौन, वो लोग जिनकी प्रॉपर्टी वाइज, टैक्स वाइज, एजुकेशन वाइज क्वालिफाई करते हैं इनके क्राइटेरिया को। तो ये एक चीज यहाँ पे थी। और एक बात और थी जो मुझे आपको बतानी थी गांधी जी के बारे में। तो ये था ना, गांधी जी ने किसका इशू रेज करा, डिसएनफ्रेंचाइज इंडियंस। डिसएनफ्रेंचाइज मतलब है इंडियंस को वोटिंग राइट साउथ अफ्रीका में। इसका मतलब मैं कल आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। इसका मतलब था कि जो वोटिंग राइट है इंडियंस को वो साउथ अफ्रीका में नहीं मिलेंगे। तो उनको हटाने के लिए एक बिल पास करने की प्लानिंग चली थी। उसके रिगार्डिंग ये अपना जो इशू है वो गांधी जी ने रेज किया। तो ये दो पॉइंट थे कल की क्लास में। बाकी कल जहां मैंने खत्म किया तो वहीं से कंटिन्यू करते आगे। गांधी इन इंडिया ये हो चुका था पूरा, ठीक है। क्वेश्चन हमने सारे कर ही लेते। रोलेट एक्ट के बारे में बात कर ली हमने। खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरा पढ़ लिया अच्छे से। स्वराज और नॉन स्वराजिस्ट और नो चेंजेस के बारे में बात हो गई थी। हाँ, इमरजेंस ऑफ पैरेलल फोर्सेस, तो इनके बारे में बात करनी थी, यहाँ बात कर लेना अच्छे से कि ये क्या चीज है, इसको ढंग से समझिएगा। तो इमरजेंस ऑफ पैरेलल न्यू फोर्सेस के बारे में हमको पढ़ना है। मैं यहाँ शॉर्ट में बहुत लिखा हूँ, बट मैं देखिए इस टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन आज तक पूछे नहीं गए। यूपीएससी में क्वेश्चन आए नहीं है। बाकी अदर एग्जाम में भी यूपीएससी में से एक ही क्वेश्चन आया एमएनओ से जुड़ा हुआ कि सीपीआई की फॉर्मेशन किसने की, एमएनओ ने ताशकंद के अंदर, बस। तो बाकी एग्जामों में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें ये जो पीडीएफ है ये बहुत शॉर्ट में, इससे हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी नहीं। तो मेन पीडीएफ पे चलते हैं और वहां से एक बार थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं। फिर भी मैं बोलूंगा इस टॉपिक को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, इस पूरे को, ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। फिर भी मेरा काम तो पढ़ाने का है, तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ पूरा कि इमरजेंस ऑफ पैरेलल न्यू फोर्सेस के अंदर क्या क्या चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है। और मेन मेन पॉइंट आप जो याद रख सकते हो कोशिश करिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जो लेफ्ट विंग मार्क्सिज्म का जो लेफ्ट विंग विचारधारा है वो कांग्रेस के अंदर डेवलप होना स्टार्ट होती है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये समझ सकते हैं, दो इनिशियल रिप्रेजेंटेटिव है मार्क्सिज्म या लेफ्ट विंग थिंकिंग की, जो सोच की सोशलिस्ट नेचर के, आप ये बोल सकते हो मिलती की समाज में सबको भला चाहिए जो विचार। इसके बारे में अलग से बात करेंगे, कम्युनिज्म क्या होता है, ये पूरा एक अलग चैप्टर है इसके बारे में। फिलहाल तो समझो जो इनको, फिलहाल हमें जो याद रखना है, मेन मेन पॉइंट याद रखना, पूरा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं इस टॉपिक को। कि लेफ्ट विंग विचारधारा कौन, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। किससे इंस्पायर थे, सोवियत रेवोल्यूशन जो हुआ था, आपको पता है सोवियत रेवोल्यूशन बारे में इनिशियली बता दिया हमने, किस तरह की एक वर्कर पार्टी ने पूरी पूरी एक रिजिम को ही गिरा दिया और अपनी खुद की एक नई गवर्नमेंट फॉर्म कर दी अंडर द वीआई लेनिन, लेनिन के अंडर, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। वैसे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है कि यंगर नेशनलिस्ट जो है इनके बारे में इनको सब पता था, स्वराज की कमी भी पता थी, नो चेंजर की कमी भी पता थी, सब कुछ पता था इनके बारे में। तो ये थोड़ा बहुत पॉइंट लिखा हुआ है। मेन मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के हिसाब से तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे प्रीलिम्स में एक आध क्वेश्चन गलती से आ जाए तो आ जाए। जैसे बॉम्बे के अंदर अगर इनके बारे में बात करें, लेफ्ट विंग विचारधारा है, तो क्या क्या चीजें हुई थी कि गांधी एंड लेनिन करके पैम्पलेट था, प्लस द सोशलिस्ट, ये फर्स्ट सोशलिस्ट वीकली जो न्यूज़पेपर आप बोल सकते हो, ये स्टार्ट किया एस ए डांगी ने। सिमिलरली मुजफ्फर अहमद ने बंगाल के अंदर नवायुस और लंगल की फाउंडेशन करी। गुलाम अहमद ने इनकलाब की फाउंडेशन करी, पेपर जो निकाला। और एम सिंगा वरुलु ने द लेबर किसान गैजेट। तो ये इन न्यूज़पेपर और फाउंडेशन जो है इनके नाम, और ये किसने स्टेबलाइज करा ये नाम, ये थोड़ा सा प्रीलिम्स के हिसाब से एक बार देख लोगे, ठीक ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है कि 1920 के अंदर जो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसकी फाउंडेशन ताशकंद में किसने करी थी, एमएन रॉय, साथ में अंबानी मुखर्जी। मेन तो एमएन रॉय ही थे, फर्स्ट लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट एमएन रॉय। तो ये यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। साथ में ये जो 1920 में ताशकंद में फाउंडेशन करी, इंडिया में कब हुआ, तो इंडिया में 1925 के अंदर कानपुर के अंदर ऑफिशियली सीआईपी के जो सीआईपी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसकी फाउंडेशन स्टेबलाइज होगी। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो भी हो सकता है आने वाले एग्जाम में कभी पूछ ले कि इंडिया के अंदर कब हुआ, तो कानपुर के अंदर 1925 के अंदर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट है, अब रिवोल्यूशनरी का मतलब मैंने बता दिया, जो हथियार उठाने में विश्वास रखते थे, खासकर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वो भी लेफ्ट विंग विचारधारा से प्रभावित होकर, चेंज होकर इन्फ्लुएंस हो गए। और सोशलिज्म जो नेचर है उसका तब्दील हो जाता है, इस विचारधारा से इन्फ्लुएंस हो जाता है। इस ड्यूरेशन में एक होता मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। इसके अंदर 31 लीडर को अरेस्ट कर लिया था। मैं आपको मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस दिखाना चाहता हूं, मैंने उसके लिए स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है क्योंकि कई बार इसका नाम आएगा बार बार, तो एक बार देख लो इस केस को, समझ लो। ये देखिए थोड़ा आगे क्या हुआ था मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर। was a controversial court case initiated in the British India in March 1929 and decided in 1933. Several trade unionists, including 3 Englishmen,
were arrested for organizing an Indian railway strike. The British government convicted 27 leftist trade union leaders under a false lawsuit. The trial immediately caught attention in England, where it inspired the 1932 play Meerut, play का नाम है Meerut, by Manchester Street Theatre, जिसका नाम था Red Megaphones, highlighted the detrimental effect of the colonization industry. तो बेसिकली यही बोलना चाह रहे हैं कि उस समय इंडियन रेलवे में एक स्ट्राइक हुई थी. जो इंडियन रेलवे में स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करने के पीछे जो लोग थे, उसमें 3 इंग्लिशमैन भी थे और प्लस इंडियंस. उनको पकड़ के जेल में डाल, उनके ऊपर फॉल्स केस, ऊट पटांग केस लगा के जेल में डाल दिया जाता है. तो उस चीज को दिखाने के लिए प्ले होता है इंग्लैंड के अंदर, जिसका नाम है मेरठ. जिसको कौन प्ले करता है? रेड मेगाफोन करके जो एक स्ट्रीट थिएटर था वो ग्रुप. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो थोड़ा सा आप याद रख सकते हो. मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है एग्जाम में पूछी जाए आपसे दोबारा कभी. थोड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस 2-3 नाम है, वहां देख लीजिएगा. जहां तक पहुंचे थे हम लोग, यहाँ मेरठ तक. ठीक है. हाँ. तो ये लिखा 31 लीडर अरेस्टेड मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर. तो 1932 के अंदर प्ले होता है मेरठ के अंदर, मतलब प्ले है जिसका नाम है मेरठ. कहाँ होता है? इंग्लैंड के अंदर. कौन प्ले करता है? मैनचेस्टर थिएटर ग्रुप, जिसका नाम है रेड मेगाफोन. बस ये 3 पॉइंट यहाँ देख लीजिएगा. ये हो सकता है प्रीलिम्स से हमारे काम आ जाए. और एक पॉइंट ये रहा. सारे पॉइंट मैंने इसके अंदर हाईलाइट कर दिए जो प्रीलिम्स के हिसाब से, और ये मैंने वापस से शॉर्ट नोट के अंदर भी इंक्लूड कर दिए. अच्छा, इसके क्या इफेक्ट हुए वो हमारे लिए कुछ खास काम के नहीं है, पढ़ने के लिए पढ़ लीजिएगा मेंस के हिसाब से, अगर थोड़ा बहुत पढ़ने का इंटरेस्ट हो. मैं काम की चीज बताता हूँ यहाँ पे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की फाउंडेशन जो स्टेबलाइज होती है इसी इवेंट के, इसी जो लेफ्ट विंग विचारधारा से प्रभावित होकर 1920 के अंदर. और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो कौन बनता है? लाला लाजपत राय. साथ में जो जनरल सेक्रेटरी होता है दीवान चमन राय. तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से आप देख लेना एक बार. आफ्टर 1923 के अंदर फर्स्ट मे डे सेलिब्रेटेड होता है मद्रास के अंदर. मे डे के बारे में मैं अच्छे से बात कर चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ कि मे डे क्या इवेंट था. देन ये सारा आप स्किप कर सकते हैं चाहे तो. पढ़ने के लिए तसल्ली पढ़ लीजिएगा. मैं प्रीलिम्स के हिसाब से काम के पॉइंट बता रहा हूँ बस. दूसरा, कुछ टेक्स्ट बुक्स और नोवेल भी थी उस ड्यूरेशन में. एक तो जैसे बंदी जीवन जो सचिन सन्याल की थी, और एक पत्थर दाबी जो सत्य शरद चंद्र चटर्जी, ये गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी. ये लेफ्ट विंग विचारधारा से ही जो जुड़ी हुई जो इवेंट्स है और जो बुक्स वगैरह उन्हीं के बारे में बात हो रही है. देयर आफ्टर एचएस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की फाउंडेशन होती है. कौन स्टेबलाइज करता है? सचिंद्रानंद सन्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रातुल गांगुली, ये स्टेबलाइज करते हैं. ये एक तरह से ऑफशूट है अंसुलिन समिति का. अंसुलिन समिति हम बात की जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी. ये रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो लड़ाकू किस्म की. ऑब्जेक्टिव क्या था? फेडरेट. ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, ये काम आ सकता है कि इस एचआरए का ऑब्जेक्टिव क्या था? फेडरेट रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया. फेडरेट इसका मतलब, रिपब्लिक का मतलब तो वही कि लोगों द्वारा चुनी हुई जो गवर्नमेंट है वो. लेकिन फेडरेट का मतलब क्या है कि जैसे अभी इंडिया में इस पूरे सिस्टम यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर अभी स्टेट सेंटर से अलग नहीं हो सकते. बट यूएसए के अंदर क्या है, स्टेट चाहे तो सेंटर से अलग, मतलब वहाँ स्टेट जो है अगर आज मान के चलो वोटिंग करते हैं तो पूरा यूएस अलग होगा, अपना पूरी कंट्री बना. बट यहाँ ऐसा परमिशन नहीं है. तो उसी के रिगार्डिंग है, पॉलिटी में मैंने बात की थी इसके बारे में. खैर इतना ध्यान रखना, हमें मोटा मोटा इतना ध्यान रखना कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया ये डिमांड थी, ये ऑब्जेक्टिव था एचआरए का. कुछ जुड़े हुए मेन नाम: चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, सुखदेव, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र लहरी. इस तरह कुछ जो खास नाम है जो इनसे जुड़े हुए थे. अच्छा, इनका फर्स्ट ऑर्गेनाइज जो क्राइम था जो इन्होंने किया वो था काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी. इसमें क्या हुआ कि 10 लोगों ने मिलकर लूट लिया जो ट्रेन थी 8 डिब्बों की, उसको काकोरी जो लखनऊ के आसपास में. इस पूरे इवेंट के लिए अशफाकुल्ला, बिस्मिल, रोशन और लाहिरी, इन सबको फांसी की सजा सुना दी गई, फांसी पे चढ़ा दिया गया. और बाकी जितने भी लीडर थे अदर, उनको कहाँ भेज दिया गया? अंडमान निकोबार पे जिंदगी भर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई. तो कुछ लीडर जो बच गए, जो अरेस्ट नहीं हो, उन्होंने दिल्ली में मीटिंग करी और इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज कर दिया द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एचएसआरए, ताकि ब्रिटिश इंडिया के आंखों में थोड़ा धूल झोंक दें और नई नाम से दोबारा ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज कर दी, क्योंकि तो बैन कर दी थी, एचआरए को तो बैन कर दिया था. ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है इस पूरे इवेंट जितना मैंने आपको पढ़ाया यहाँ तक. तो ये किसने स्टेबलाइज किया? सचिन ने. ये 3 नाम देख लीजिएगा, अगर आपसे याद हो जाए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं. ऑब्जेक्टिव क्या था ये प्लीज मत भूलिएगा. और काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी के अंदर किस किस को फांसी मिली? ये 4 लोग: अशफाकुल्ला, बिस्मिल, रोशन और लाहिरी. ठीक है. देन इन्होंने क्या नाम बदला? तो नाम के अंदर इन्होंने क्या करा? सोशलिस्ट वर्ड को ऐड कर दिया, जो कि लेफ्ट विंग विचारधारा से ही प्रभावित था. ऑब्जेक्टिव क्या था? 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे इनके. अरोज दी कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडियन, वही कॉन्शियसनेस इंडियन के अंदर पैदा करनी. साथ में नीड ऑफ डायरेक्ट एक्शन एंड रिवोल्यूशन. और तीसरा था फेडरेट रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, जो मेन ऑब्जेक्टिव था. तो उनके साथ साथ में 2 ऑब्जेक्टिव और जोड़ दिए. मतलब यहाँ सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव चल रहा है, जब एचएसआरए बना तो ये 2 ऑब्जेक्टिव और ऐड हो गए बस. तो छोटे छोटे से पॉइंट है. प्रीलिम्स के हिसाब से बात करूं पूरा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, तो जहां मैंने आपको ये
पढ़ाया उसके अंदर अगर प्रीलिम्स के हिसाब से बात की जाए तो आप ये देख लीजिएगा, अगर हो सकता है इनमें से क्वेश्चन फंस जाए। साथ में इसके अलावा एक ये वाला केस, मेरिट कॉन्स्पिरेसी केस, देर आफ्टर ये वाला, ये और काकोरी में किसको फांसी मिली, बस ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट अभी तक तो। बट फिर भी एक बार मैंने पूरा हाईलाइट कर लिया ताकि जब मैं पढ़ाने बैठूँ तो मैं हर पॉइंट आपको ना बताऊँ। ये हाईलाइट करने का मकसद इतना था, जैसे पहले आपने देखा था कल की क्लास के अंदर मैं सारे पॉइंट पढ़ रहा था बेमतलब में, जबकि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। जो काम-काम के पॉइंट आज मैंने पहले ही हाईलाइट करके रखे हुए हैं। In 1928, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु विद द हेल्प ऑफ चंद्रशेखर आजाद शॉट डेड सॉन्डर्स। अब सॉन्डर्स को क्यों मार दिया गया? सॉन्डर्स को मारने के पीछे रीजन यही था कि जो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय का क्या होता है कि साइमन कमीशन के जो आए थे इंडिया में, साइमन कमीशन के विद्रोह चला था पूरे इंडिया में, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक, इस तरह से। तो उसमें लाला लाजपत राय को, जो सॉन्डर्स वगैरह जो एसीपी था उसमें, इनके ऑर्डर पे लाठी पड़ जाती है सर पे, उनकी डेथ हो जाती है। तो उनका बदला लेने के लिए मारा जाता है किसको? सॉन्डर्स को। तो सॉन्डर्स की हत्या के पीछे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद है। बाद में चंद्रशेखर आजाद का इलाहाबाद में एनकाउंटर हो जाता है। ये तीनों पकड़ में आते नहीं है, लेकिन भगत सिंह और क्या नाम है, बटुकेश्वर दत्त, ये क्या करते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंक देते हैं। और उनका मकसद इतना ही था कि लोगों, बहरों तो लोगों को तक अपनी बातें पहुंचाना, और जब ये ट्रायल होगा कोर्ट के अंदर तो अपनी बातें आम जनता तक पहुंचा पाना। मेन मकसद तो यही था। तो उसके लिए पकड़ लेते हैं, लेकिन किसी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकने के लिए फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। तो भगत सिंह को जोड़ देते हैं और इस केस के साथ, और फाइनली भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को फांसी चढ़ा दी जाती है। तो Bhagat Singh and Bhatugeshwar Dutt threw a bomb in the Central Legislative Assembly. They had no intention to kill, but to demonstrate that it takes a loud noise to make the deaf hear. बहरों को सुनाने के लिए इस तरह की लाउड नॉइज करनी ही पड़ती है। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू गेट अरेस्टेड एंड यूज द ट्रायल कोड एज अ फॉरम टू प्रोपोगेंडा फॉर प्रोपोगेंडा सो दैट पीपल वुड बिकम फेमिलियर विद देयर मोटिव एंड आइडियोलॉजी। मैंने जो आपको बताया कि मेन मकसद ये था कि जो चाह रहे हैं वो लोगों तक पहुंचा चल जाए, और उसी के लिए उन्होंने ये बम वगैरह का जो कांड किया। इस ड्यूरेशन में एक और चीज़ है कि जतिन दास नाम का एक बंदा है, जो इंडियन प्रिजनर को जो ट्रीटमेंट मिलता था जेल में, बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट मिलता था। तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और भूख हड़ताल कर दी 64 डेज़ तक। 64 दिन तक भूख हड़ताल करी, फाइनली 64 दिन की डेथ हो जाती है। तो ये ध्यान रखिए जतिन दास कौन थे, कितने दिन की हड़ताल करी, क्यों करी? क्योंकि जो बुरा ट्रीटमेंट हो रहा था इंडियंस प्रिजनर के साथ, जेल कैदियों के साथ, उसके लिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको कैपिटल पनिशमेंट मिल जाती है, मतलब फांसी, लाहौर जेल के अंदर। डेट याद रखिएगा, 23 मार्च 1931। ठीक है, इस डेट को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भगत सिंह को किस दिन फांसी मिली थी। 23 मार्च 1931, 1931। आजाद को एक पुलिस इनकाउंटर में इलाहाबाद के पास मार दिया था, इनको फांसी लगने से कुछ दिन पहले। साथ में बंगाल के अंदर और भी बहुत सारे रिवोल्यूशनरी ग्रुप पैदा हो जाते हैं, इसमें सीआर दास तो है ही है। बट सीआर दास की डेथ के बाद वो जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप है उनके अंदर दो फाड़ हो जाती है। एक ग्रुप को लीड करते हैं जेएम सेनगुप्ता, और एक ग्रुप को लीड करते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जिस ग्रुप को लीड करते हैं वो है युगांतर ग्रुप। जेएम सेनगुप्ता जिसको लीड करते हैं वो है अंसुलिन ग्रुप, मतलब बेसिकली इनकी बैकअप जो बोल सकते हैं, जो पीछे से इनको सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, सुभाष चंद्र, युगांतर, जेएम सेनगुप्ता, अंसुलिन। साथ में एक और इवेंट होता है यहाँ पे कि कलकत्ता के कमिश्नर है चार्ल्स टैगोरेट, इनको मारने की कोशिश करते हैं गोपीनाथ साहा। उसके चक्कर में गोपीनाथ साहू को जो फांसी की सजा सुनाई थी, गोपीनाथ साहा युगांतर ग्रुप से ही बिलोंग करते थे, मतलब सुभाष चंद्र जो बॉस है उन्हीं के सपोर्टर मान लो, उन्हीं के साथ वाले मान लो। तो इनको तो फांसी की सजा मिल जाती है, सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है इस इवेंट के लिए। एक और चीज, सूर्य सेन, जिनका पॉपुलर इनको मास्टर दा नाम से जाना जाता है क्योंकि टीचर थे, मास्टर दा नाम से जाना जाता था। तो ये चिटगांव के अंदर एक आर्म रेड होती है हथियारों के ऊपर, उसके अंदर इनका नाम होता है, शामिल होता है। तो उसके लिए भी इनको इसका पूरा केस बता रखा है यहाँ पे कि क्या रेड हुई थी, कौन कौन है, ये पढ़ लीजिएगा आप, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। मेन तो ये है कि इस जो आर्म रेड, जो हथियार खाने की जो जो पकड़ने के लिए जो डाका डाला गया था, उसके पीछे मेन बंदा कौन था? सूर्य सेन, जो मास्टरमाइंड था। लेकिन एक गलती क्या होगी, उन्होंने हथियार तो कब्जे में कर लिया, बट इनको वो नहीं मिली कारतूस उसकी, तो बंदूक इनके किसी काम नहीं आई। ठीक है। तो इसके बारे में और भी लिखा है कि गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है। ठीक है, देर आफ्टर वुमेन्स का पार्टिसिपेंट किस तरह का था वो भी लिखा हुआ कि वुमेन्स ने भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। कि जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है उनके अंदर कुछ नाम भी दे रखे हैं, जैसे दो स्कूल की बच्ची थी, दो स्कूल गर्ल्स, संती घोष एंड सुनीति चौधरी, इन्होंने उस समय वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनको मार दिया। सामने एक और बंदी है बीना दास करके, तो इसने जो बिल्कुल सर पे है ना पॉइंट ब्लैक से गवर्नर थे उस समय, उनको मार दिया जब ये इनकी कन्वेक्शन के बाद इनकी डिग्री ले रहे थे, डिग्री के ड्यूरेशन में। तो इस तरह कुछ रोल भी दिखाया गया यहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या है, ये मेंस के हिसाब से। तो अगर मेंस में लिखना हो तो फिर उसके लिए भी मैंने पॉइंट आपको हाईलाइट किए हुए हैं।
फिर बता रहा है आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड्स कि किस तरह से धीरे-धीरे की जो आइडियोलॉजिकल है वो चेंज होगी। तो एचएसआरएस स्टूड एचएसआरए वही एचआरए stood for abolition of all system which facilitate exploitation of men by men। मतलब इंसान का द्वारा किसी भी तरीके से एक्सप्लोइटेशन हो तो उसके खिलाफ इनको खड़ा होना, ये इनका मोटिव था। भगत सिंह, अब दो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पॉइंट है कि पंजाब नौजवान जो सभा है उसका स्टेबलाइजमेंट किसने किया? भगत सिंह। साथ में लाहौर स्टूडेंट यूनियन के पीछे कौन था? भगत सिंह और सुखदेव। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से 2 पॉइंट यहाँ हो गए। दे आफ्टर कुछ और भी दे रखा है कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सेक्युलर नेचर का था, हर धर्म के लोग इसमें शामिल थे, हमने देखा ही है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्ट वाज नॉट टू क्रिएट हेडलाइंस बाय यूजिंग पिस्टल एंड रिवॉल्वर बट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग मासेस दैट दीज वर mean and the actual focus was to change the current dynamic of the government and that the present order of things has to be changed। मतलब मेन मकसद ये था कि जो इस समय जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को बदलना इनका मेन मकसद था। सिर्फ ये नहीं कि बंदूक उठा के गोली चला के सिर्फ हाईलाइट ही माना। तो ये कुछ मेन पॉइंट बता रहा है, ये सब आपको पता है, सारा मेन में लिखने के मेंस में लिखने का काम आएगा, प्रीलिम्स के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। तो प्रीलिम्स के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है जरा देख लेते हैं। तो सारे पॉइंट मैंने इंक्लूड कर दिए, वो तो मैंने आपको पूरे बता दी कि भाई फालतू की चीज़ है, पढ़ लीजिएगा उसमें, बल फालतू नहीं है, हो सकता है मेंस में काम आ जाए, फालतू तो नहीं बोलूँगा मैं। देखो मार्क्सिज्म के बारे में, लेफ्ट विंग के कौन जुड़े थे? तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। क्या डिमांड थी? कंप्लीट पूर्ण स्वराज। प्लस बॉम्बे के अंदर ऐसे डांगी, गांधी एंड लेनिन सोशलिस्ट, ये सब बता दिया मैंने आपको। प्लस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना स्टेबलाइजमेंट कहाँ होता? फॉर्मेशन ताशकंद के अंदर 1920 के अंदर, एम एन रॉय और अंबानी मुखर्जी। पहला लीडर कौन थे इस कम्युनिस्ट पार्टी के? एम एन रॉय। साथ में जो रिवोल्यूशनरी है खासकर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वो भी सोशलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। इंग्लैंड के अंदर रेड मेगाफोन एक थिएटर ग्रुप है जो प्ले करता है मेरठ प्ले। क्यों? मेरठ कॉन्स्पिरेसी के अंदर 31 लोगों को पकड़ लिया था उसके लिए। प्लस ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस स्टेबलाइज होती है जिसका प्रेसिडेंट कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। साथ में और गुजरात के अंदर बरदौली सत्याग्रह होता है जिसको पटेल लीड करते हैं, इसके बारे में बात कर ली थी पहले। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन स्टेबलाइज होती है जिसके प्रेसिडेंट कौन होता है? लाला लाजपत राय। साथ में जनरल सेक्रेटरी कौन होता है? दीवान चमन राय। 1923 के अंदर फर्स्ट मे डे सेलिब्रेट होता है, कहाँ पर? मद्रास के अंदर, जगह याद रखिएगा मद्रास। साथ में 2 नोबल थी जो इस समय 2 टेक्स्ट बुक और नोबल थी जो बैन कर दी, उसमें एक थी बंदी जीवन, एक थी पत्थरदाबी। बंदी जीवन किसका है? सचिन सन्याल का। पत्थरदाबी किसकी है? शरद चंद्र चटर्जी। साथ में एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्टेबलाइजमेंट होता है, ये बंदे थे स्टेबलाइज करने के पीछे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फेडरल रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। पहला ऑर्गेनाइज क्राइम क्या था? काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी, इनका एचआरए वाले का। बाद में इसके बाद इन लोगों को फांसी चढ़ा दी थी, ये अपना नाम बदल के एचएसआरए कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी 2 पॉइंट ऐड हो जाते हैं। देर आफ्टर इसमें है कि सॉन्डर्स की हत्या कर देता है भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मिलके, और साथ में आजाद उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है इनको मारने के पीछे। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बॉम्बिंग कर देते हैं, उसके लिए भगत सिंह और साथ में इन दोनों तीनों को फांसी चढ़ा दी जाती है। बटुकेश्वर दत्त नहीं है उसके अंदर, ये तीनों फांसी चढ़ा जाती है क्योंकि उसको भगत सिंह को वापस इसी केस में जोड़ देते हैं। जतिन दास जो है वो 64 डे की स्टारवेशन के बाद डेथ हो जाती है। प्रिजन में जो भी इंडियन की कंडीशन है उसके खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल की थी। सीआर दास के मरने के बाद जो ये फ्रैक्शन है जो रिवोल्यूशन है उनको 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक जेएम सिंह गुप्ता लीड करते हैं अंशुलिन ग्रुप वाला, एक सुभाष चंद्र बोस लीड करते हैं युगांतर ग्रुप वाला। इसी युगांतर ग्रुप में से एक बंदे हैं जिनका नाम है गोपीनाथ शाह। वो उस समय वहाँ के जो कलकत्ता के कमिश्नर हैं चार्ल्स टैगोर, उनको मारने की कोशिश करते हैं। उसके लिए उनको फांसी की सजा सुनाई जाती है, सुभाष चंद्र बोस को भी पकड़ लेते हैं। सूर्य सेन मास्टरदा है, चिटगांव आर्म रेडी के अंदर इनका नाम आता है। पंजाब नौजवान सभा है जिसके स्टेबलाइजर कौन होता है? भगत सिंह। और लाहौर स्टूडेंट यूनियन, इसका स्टेबलाइजर कौन होता है? भगत सिंह और सुखदेव। साथ में रिवोल्यूशन के बारे में क्या है? इनका मेन मोटिव क्या था कि किसी भी तरह से मैन के मतलब एक इंसान दूसरे इंसान का एक्सप्लॉइटेशन करना, उसके खिलाफ इनको खड़ा होना था, भले कोई भी हो। क्वेश्चन आपको पता ही है ये वाला कि ये जो ताशकंद के बनाए कम्युनिस्ट पार्टी किसने बनाई? एमएनओ ने। ये सिंपल सा क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है। तो जो मेन पॉइंट है मैंने आपको बता दिए, ये 2-3 बार हमारे बीच में, कल भी मैंने बताया था, आज भी बता दिया, तो हो सकता है 50-60% आपको याद होगा और एक बार देखोगे याद होगा। इससे ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। फिर भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो पीडीएफ तो आपको मिल ही रही है, वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं साइमन कमीशन के ऊपर। तो साइमन कमीशन को हम पढ़ते हैं मेन नोट्स में, उसमें ज्यादा अच्छे से दे रखा है, वहां तो थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है। ठीक है, साइमन कमीशन देखते हैं। तो अब बात करूंगा साइमन कमीशन के ऊपर। मैं चाहूंगा कि जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं 1.5 में देखें, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लो ही बोलूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो भी आगे इस आने वाले सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो स्लो रहेगा मेरा तो बोलने का तरीका। सबसे पहले साइमन कमीशन की स्टेबलाइजमेंट किया क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, 1999, उसमें बोला गया था कि 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगा, ठीक है, जो दोबारा से रिव्यू करेगा कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 उसमें क्या चेंज करने की जरूरत है। और इसी साइमन कमीशन की वजह से ही बाद में साइमन कमीशन बनेगा। साइमन कमीशन की वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी।
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 होगी टोटल, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो फाइनली थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 आएगा, 1935 आएगा। तो मोटा-मोटा यही था कि साइमन कमीशन का मकसद यही था कि जो 1919 एक्ट था वो पुराना हो चुका, अब उनको बदलाव करना है, चेंज करना, नया एक्ट लेके आना है इंडिया के लिए। तो नया एक्ट लाने से पहले जो कमीशन है वो यही थी, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का मतलब तो ये है। अब क्वेश्चन आया कि साइमन कमीशन का इंडिया में बॉयकॉट हुआ क्यों? क्योंकि इसके अंदर टोटल 7 मेंबर में एक भी इंडियन नहीं था। सब अब बताओ, इंडियंस के लिए तुम कानून बनाने आ रहे हो, तो कम से कम इंडियंस को तो शामिल करो, एक को भी शामिल नहीं किया, इसलिए इसका पूरे इंडिया में बॉयकॉट हुआ। चेयरमैन कौन थे? सर जॉन साइमन। तो 2 पॉइंट तो यहाँ आपको इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पर्पस क्या था? रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर द न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, वही पहले जो बनाया था, उसी में क्या अभी क्या हालत चल रही है इंडिया के अंदर। अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी इसने? 3 साल के अंदर, 1927 के अंदर ये बना था, और 1930 के अंदर 3 साल में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अच्छा, क्या-क्या रिकमेंडेशन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक-एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके साइमन कमीशन के। सबसे पहले जो डुअल गवर्नमेंट थी, जो डायरेक्ट की थी, कौन सी? ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिवर्स सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, तो इन दोनों को खत्म कर दो। और ये कहाँ पे था? ये प्रोविंस के अंदर था, स्टेट के अंदर था, सेंटर में नहीं था। तो इसने यहाँ खत्म करने की रिकमेंडेशन दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या होगा? वो यहाँ से तो चलो खत्म कर देंगे, वो सेंटर में लागू कर देंगे, ठीक है? तो सेंटर में आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ जो अबोलिशन ऑफ डायरेक्ट है वो यहाँ खत्म, मतलब ये रिकमेंडेशन करी इसके अंदर। सेकंड चीज, जो कम्युनल इलेक्ट्रोड जो दे रखा सिख को, मुस्लिम को, उसको बोलो उसको चालू रखो, उसको बंद मत करो। तीसरा रिकमेंडेशन क्या करी कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करेंगे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, प्रोविंस को और ज्यादा पावर देंगे, प्रोविंसेस को। क्योंकि देखो इसका मतलब मकसद क्या था कि आपने यहाँ गवर्नर बैठा रखा है, तो जो स्टेट है उनके पास पावर उतनी है नहीं, तो आप इसको खत्म करो और स्टेट को ज्यादा पावर दो, मतलब ट्रांसफर रिजर्व सब जो हटाओ, पूरा स्टेट को दे दो, उनको अपने हिसाब से काम करने दो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेट को ज्यादा पावर देने की बात की किसने? साइमन कमीशन में। लेकिन जो कम्युनल इलेक्टोरेट था उसको भी बोला कि कंटिन्यू करिए, चालू रहने दीजिए। गवर्नर शुड हैव डिस्क्रिशनरी पावर टू रिलेट द इंटरनल सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू प्रोटेक्ट दी, मतलब ये बोला कि ठीक है स्टेट को पावर दे दो, लेकिन अभी कुछ भी चीज ऐसी जहाँ अभी भी गवर्नर की पावर होनी चाहिए, जैसे कौन सी? इंटरनल सिक्योरिटी हो गया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। सिर्फ दो चीज है, इंटरनल सिक्योरिटी, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब के सब किसको दे दी? प्रोविंसेस को पावर देनी। ये मतलब बोला गया था, ये रिकमेंडेशन थी, कितनी मानी नहीं मानी वो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 में हम देखेंगे। साथ में क्या बोला कि नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो स्टेट काउंसिल होती है, उसके अंदर मेंबर्स को बढ़ाओ। द गवर्नर जनरल शुड हैव कंप्लीट पावर टू अपॉइंट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, वही गवर्नर जनरल के पास पूरी पावर होनी चाहिए अपने कैबिनेट के मेंबर अपॉइंट करने के लिए। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के ऊपर पूरा कंट्रोल किसको होना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ साइमन कमीशन की इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी। अब आते हैं क्या लिमिटेशन थी साइमन कमीशन की। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही था कि इसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। दूसरा, नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी वाज प्रपोज्ड, मतलब हर बंदा वोट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं बोला गया वोट के बारे में। आपको पता है कि 1919 में 1919 के अंदर क्या बोला हुआ था कि प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के नाम पे लिमिटेड लोग ही वोट डाल सकते थे। तो इसने कुछ नहीं बोला कि बाकी लोगों को भी वोट का मौका दो, नहीं दो, कुछ नहीं बोला इसने। तो ये इसका ड्रॉबैक एक और रहा। साथ में गवर्नर जनरल की जो पोजीशन थी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जितनी पावर पहले थी उतनी पावर उसके पास अभी भी। नो प्रोविजन टू अबॉलिश सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब वो वही जो कम्युनल इलेक्टोरेट था, बल्कि उन्होंने उसको बढ़ा और दिया, बट रादर एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द अदर कम्युनिटी एज वेल। साथ में बोला कुछ और कम्युनिटी को इंक्लूड करो, जो बैकवर्ड क्लास वगैरह इस तरह से। साथ में नो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड। फाइनेंशियल डिवोल्यूशन मतलब क्या? पैसे के रिगार्डिंग, कि इस तरह की आप जो पैसा जो है टोटल किस तरह से डिवाइड कर सकते हो, होता है ना हस्तांतरण, ट्रांसफर करना। तो उस तरह के बारे में कोई भी चीज नहीं बोलेगी कि स्टेट को और पैसा कैसे दो, या स्टेट के पास जो रेवेन्यू आ रहा है स्टेट अपना खुद कलेक्ट करे, कुछ भी नहीं बोला गया। तो यहाँ कोई बात नहीं बोली इनसे रिगार्डिंग। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज से रिगार्डिंग कोई बात नहीं बोली। इंडियन मेंबर को शामिल किया नहीं गया, अपने हिसाब से दो चार फालतू के पॉइंट उन्होंने बोल दी, इसलिए पूरे इंडिया में इनका बाइकआउट हुआ। आइए बात करते हैं कि क्या रिएक्शन दिया साइमन कमीशन के बारे में पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने। सबसे पहले कांग्रेस से, कांग्रेस ने अपोज करा। कहाँ अपोज करा? 1927 में जो मद्रास में सेशन होता है जिसके लीडर होते हैं एम ए अंसारी, तो पूरी तरह से इसको अपोज करते हैं। रेजोल्यूशन पास फ्रॉम द सेशन दैट द कांग्रेस गोल वाज टू हैव कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहिए हमको। ये मैं बात कर चुका हूँ। मुस्लिम लीग के बारे में क्या? मुस्लिम लीग ने क्या बोला? मुस्लिम लीग में दो फाड़ हो गए, दो टुकड़े हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाला है, ये मैंने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड नहीं किया, कर दूंगा। कि जिन्ना भाई साहब क्या बोलते हैं कि बॉयकॉट करेंगे कमीशन का कलकत्ता सेशन के अंदर, वेयर एज एम शफी जो है ये बोलते हैं नहीं हम सपोर्ट करेंगे। तो मुस्लिम लीग में भी दो टुकड़े हो चुके हैं, जिन्ना बाइकआउट कर रहे हैं, एम सफी भाई साहब जो है ये सपोर्ट कर रहे हैं। बाद में कुछ टाइम के बाद ये जिन्ना भी एम सफी के पास आ जाएंगे और दोनों सेम ही चीज बोलने जाएंगे। उसके भी कुछ चीजें बीच में कुछ इनिशियली जिन्ना जो है काफी हद तक आप ये बोल सकते हो कि
थोड़ा बहुत कांग्रेस की विचारधारा को बिलोंग कर रहा था, जैसे कांग्रेस बोलती उसी तरह चला। बाद में कुछ चीजें ऐसी हुई कि उन इवेंट ने जिन्ना को भी खिलाफ कर दिया। अदर क्या है, the unionist in Punjab, the Justice Party in South decided not to oppose the commission until it formulate, मतलब उन्होंने बोला कि जब तक हम समझ नहीं लेंगे एक्चुअली चाह क्या रहे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। लोगों का क्या था, साइमन गो बैक के नारे लगने लगे पूरे इंडिया के अंदर। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसी ड्यूरेशन में एक नई लीडर बन के फॉर्म, इससे पहले नेहरू सुभाष चंद्र बोस इतने कोई बड़े नेता थे नहीं। ये साइमन कमीशन के विद्रोह नहीं, उनको बहुत बड़ा नेता के फॉर्म में पूरे इंडिया में एक होता है ना कि चेहरा, उनको शख्सियत पूरे पैर जमा दी पॉलिटिक्स के अंदर। लाला लाजपत राय जो है received severe blows which proved to be fatal and he died on November 17, 1928. This caused HSRA to plan and implement Saunders model। बता दी मैंने आपको कि लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का ही जो है वो विरोध कर रहे होते हैं, उसी ड्यूरेशन में उनको लाठी पड़ जाती, सर पे उनकी डेथ हो जाती है। तो उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु किसको मार देते हैं, सॉन्डर्स को। आदित्य साइमन कमीशन के क्या इफेक्ट रहे, साइमन कमीशन के emergence of the radical thought which demanded not only complete independence but major socio-economic reforms on socialist line। क्या हुआ, मतलब मोटा मोटा जो साइमन कमीशन ने क्या इफेक्ट छोड़ा यहाँ ब्रिटिशर्स के ऊपर और इंडियंस के ऊपर, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वीन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस टू कंसीडर द प्रपोजल ऑफ साइमन कमीशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलेगी हम 3 बार, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब है एक टेबल होगा जिसमें गोल टेबल होता है ना, उसके आसपास सारे नेताओं को बिठा लेंगे, इंडियंस भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, मुस्लिम लीग के भी होंगे, प्रिंसेस जो है प्रिंसली स्टेट है वहां से भी कुछ राजा महाराजा अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, और ब्रिटिशर्स भी होंगे, सब बैठ के डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। तो उसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें फाइनली डिसाइड किया जाएगा साइमन कमीशन ने जो बोला उसको कितना इंप्लीमेंट करना है। तो इस तरह से 1930 से लेकर 32 तक हुई। अलग अलग बार लोगों ने इसको अटेंड किया, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट अटेंड करेंगे, ब्रिटिश इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव वो अटेंड करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब लंदन वाले वो भी आएंगे, और ब्रिटिश इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है जहाँ पर वॉइस रॉय वगैरह होंगे वो भी अटेंड करेंगे। साथ में इंडियन प्रिंसली स्टेट हो गया, कांग्रेस हो गया, मुस्लिम लोग हो गए, सब। कांग्रेस जो तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसको बॉयकॉट कर देगी, नहीं जाएगी। गांधी जी जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, सिर्फ सेकंड के अंदर। तो महात्मा गांधी अटेंडेड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ओनली। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्कशन, जो भी यहाँ पे हुआ इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसी की वजह से व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म तैयार हुआ, जो कि बाद में एक बेस बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ये ऊपर ऊपर से, अभी डिटेल में नहीं है, टेंशन मतलब डिटेल में आएगा, एक एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी से ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि साइमन कमीशन की वजह से क्या हो, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, ये डिसाइड किया गया। उन्हीं 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के वजह से व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म तैयार हुआ, एंड फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिजाइन हुआ। अभी देखते हैं पूरा ढंग से पढ़ता, अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से आगे बात करने वाला हूँ एक एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में अच्छे से। नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी आने वाला पूरा डिटेल में आने वाली है। तो नेहरू रिपोर्ट कौन से, ये नेहरू है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के बीच में कोई रिलेशन है क्या, या कोई रिलेशन नहीं है, बता सकते हो कि मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के बीच कोई रिलेशन है कि कोई रिलेशन नहीं है। तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। क्या हुआ, an all-party conference met in February 1928, appoint a subcommittee under the chairmanship of the Motilal Nehru to draft a constitution। इस कमेटी के मेंबर कौन से, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम एस सैनी, मंगल सिंह, अली इमाम, शोएब कुरैशी और जी आर प्रधान, ये इसके मेंबर हैं। ये मेंबर्स के नाम भी इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन का नाम तो इंपॉर्टेंट है ही। क्या क्या रिकमेंडेशन दी इस कमेटी ने वो जरा देखिएगा। सबसे पहले ये गड़बड़ कर दी ने, इसी एक इस एक वर्ड के ऊपर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू इनसे अलग हो जाएंगे, ठीक है, उनका दिमाग खराब हो जाएगा। डोमिनो स्टेटस, डोमिनो स्टेटस का मतलब है कि हम उनके अंडर रह के काम करेंगे, ब्रिटिशर्स के अंडर रह के काम करेंगे। तो डोमिनो स्टेटस ऑन द लाइन ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनो एज द फॉर्म ऑफ द गवर्न डिजायर्ड बाय द इंडियन, कि बस इन्होंने ये नहीं बोला कि इंडिपेंडेंस हम तुम्हारे नीचे रह के काम कर लेंगे बस, तो ये एक गलत डिमांड कर दी नेहरू रिपोर्ट के अंदर। इसके अलावा इसने बोला कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट आपने दे रखा है मुस्लिम्स को, उसको बंद करो, ठीक है, उसकी जगह आप क्या करो, ज्वाइंट इलेक्टोरेट दो। ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है कि वही कि डिमांडेड फॉर ज्वाइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस वेयर दे आर इन माइनॉरिटी इन प्रोपोर्शन टू मुस्लिम पॉपुलेशन। तो मरोबोटा ये बोल दिया कि बंगाल और पंजाब को छोड़ के जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे, उनके अलावा जहाँ भी मुस्लिम माइनॉरिटी में, तो जितनी उनकी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम इनको क्या दे देंगे, सीटें दे देंगे, सेंटर के अंदर भी और स्टेट के अंदर भी। तो ये बात बोली यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट के अंदर। तीसरा ये बोला कि जब स्टेट बनेंगे वो लैंग्वेज बेसिस पे बनेंगे, लिंग्विस्टिक प्रोविंस बनेंगे। अगर वो तमिल बोलता तो तमिल स्टेट, तेलुगु बोलता तो तेलुगु स्टेट। साथ में नेहरू रिपोर्ट के अंदर 19 फंडामेंटल राइट प्रपोज किए गए, ठीक है।
अब आपको पता है फंडामेंटल राइट के लिए पीछे कौन था? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? तो 19 फंडामेंटल राइट प्रपोज़ किए, उनमें से इक्वालिटी ऑफ राइट वुमेन वगैरह बहुत सारे थे। इसमें से बाद में 10 जो हैं फंडामेंटल राइट वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिए जाते हैं और 3 जो हैं वो डीपीएसपी में आए थे। मतलब जो 19 फंडामेंटल राइट प्रपोज़ किए गए थे, उनमें 13 तो शामिल कर ही लिया हमने। 10 को फंडामेंटल राइट में बना दिया और 3 को डीपीएसपी में शामिल कर दिया। साथ में एक और चीज़ बोलेगी, रिस्पांसिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड इन द प्रोविंस, उसमें बताया गया इतने मेंबर होने चाहिए, ये होने चाहिए 5 साल, 7 साल, ये कुछ काम करेंगे। नेक्स्ट है फुल प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम, ये बात बोली गई और ये बाद में हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये इंक्लूड भी होंगे। अभी नहीं, मतलब जो फिलहाल जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर। साथ में बोला कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन, किसी भी स्टेट को धर्म के नाम से ना जोड़े स्टेट के अंदर, हाँ। तो ये कुछ चीजें हैं जो नेहरू रिपोर्ट के अंदर बोली कि हमें कौन-कौन सी याद रखनी है, दोबारा याद कराता हूँ। सबसे पहले डोमिनो स्टेटस बोला, हम आपके अंडर में रह के काम करेंगे। दूसरी बात क्या बोली कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला हुआ है मुस्लिम को, उसके जगह जॉइंट इलेक्टोरेट दे दो, मतलब इनको सीटें हम रिजर्व कर देता है, जितनी इनकी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, कहाँ पे? जहाँ वो माइनॉरिटी में। मेजॉरिटी में कहाँ थे? बंगाल और पंजाब। बंगाल और पंजाब, पंजाब का मतलब जो फिलहाल पाकिस्तान है, ठीक है ये। तो ये पूरा इलाका जो है पाकिस्तान, पंजाब, ये है, ये पूरा इलाका पंजाबी शामिल था उसमें। तो पाकिस्तान और बंगाल का मतलब कौन? बांग्लादेश। तो ये 2 ही जगह मेजॉरिटी में थे। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जगह से इनकी जो पॉपुलेशन के हिसाब से इनको वोट जो है सीटें मिल जाएँगी। तो ये दूसरी बात बोली। तीसरी क्या बोली कि लैंग्वेज के नाम पे स्टेट बनाई जाएगी। चौथी क्या बोली? 19 फंडामेंटल राइट बोले जिनको शामिल किया जाएगा। और 5वां कि सेंटर पे और इस प्रोविंस के अंदर रिस्पांसिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी, उसके लिए कुछ कंडीशन दे दी गई यहाँ पे। साथ में जो मुस्लिम्स हैं उनके कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा और स्टेट में का कोई धर्म नहीं होगा। तो ये थे नेहरू रिपोर्ट। काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट थे। बस 2 कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, एक तो ये डोमिनो स्टेटस और एक ये जॉइंट इलेक्टोरेट, जिसको मुस्लिम लीग नहीं मानेगी और इसको सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू नहीं मानेंगे। 2 जो चीज़ है यहाँ, बाकी सब चीज़ तो ठीक ही थी। आइए ज़रा कि ये जो फंडामेंटल राइट थे नेहरू रिपोर्ट में कौन-कौन से थे? तो ये अमेरिकन और पोस्ट वॉर यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। मैक्सिमम जो थे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल जो है उसके अंदर लिस्टेड थे, एग्जैक्टली वहीं से कॉपी पेस्ट कर दिए गए थे। इनमें कई सारी चीज़ है जिसमें बताते हैं 10 जो है 10 ऑफ द 19 वो अभी भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट बन के आ चुके हैं, जबकि 3 जो है वो किसके अंदर है? डीपीएसपी के अंदर है। नेक्स्ट, मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। अभी बात करते हैं पूरा यही इशू चल रहा है। नेहरू रिपोर्ट गॉट इन्वॉल्व इन द कंट्रोवर्सी ओवर द इशू ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। जो नेहरू ने बोला कि कम्युनल की जगह ज्वाइन कर दो। दिल्ली प्रपोजल क्या हुआ? मुस्लिम लीग सेशन हुआ था दिल्ली के अंदर, जहाँ 4 डिमांडें रखी गई। 4 डिमांड क्या थी? ये मुस्लिम्स की डिमांड है, मुस्लिम लीग की डिमांड है कि हमें जॉइंट इलेक्टोरेट, ठीक है, मंजूर है, जॉइंट इलेक्टोरेट मिल जाएगा इन प्लेस ऑफ सेपरेट विद द रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम। वो जो बात बोली गई मान ली, मुस्लिम लीग ने बात मान ली। दूसरा क्या बोला? 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अगर आपको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब इस सेंटर के अंदर जो अगर देना भी है तो 1/3 दो, टोटल जितनी सीट है उसका मुस्लिम्स को। तीसरा बोला गया रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। कि आपने जो बोला ऊपर क्या बोला कि पंजाब और बंगाल को छोड़ के सब जगह मिलेगा, नहीं पंजाब बंगाल में भी दो। चौथा क्या बोला कि 3 नई मुस्लिम स्टेट बनाओ, जैसे सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो 3 नई स्टेट बनाने की डिमांड उठ गई। तो ये काफ़ी सारे मतलब 4 डिमांड रख दी गई कांग्रेस के सामने। इनमें से ऊपर वाले 2 डिमांड में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये नीचे वाली जो 2 डिमांड है, इसको हिंदू महासभा ने अपोज़ करा और ये मैटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कौन-कौन सी 2 डिमांड? कि पंजाब और बंगाल में भी सीटें दो, क्योंकि पंजाब बंगाल में अगर इनको सीटें मान लो दे देते हैं, तो पंजाब बंगाल में तो मेजॉरिटी मुस्लिम्स ही है, तो पूरी-पूरी सीट उनको मिल जाएगी, बाकी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएगी। एक तो ये इश्यू था। दूसरा, अगर 3 नई मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बना दी जाएगी, तो वापस से ये हो सकता है ना कल को पार्टीशन के टाइम पे ये 3 पोर्शन भी अलग टूट के अलग हो जाए। तो ये कुछ इश्यू थे हिंदू महासभा को रिगार्डिंग। आपको चारों डिमांड एज़ इट इज़ याद रखनी है, और चारों डिमांड कब बोली गई थी? दिल्ली प्रपोज़ल के अंदर। ये वर्ड भी याद रखिएगा, दिल्ली आ सकता है। 4 डिमांड ऑफ दिल्ली प्रपोज़ल बाय मुस्लिम लीग। तो चारों डिमांड आपके सामने है। आगे देखते हैं। अभी कैसे ये मैटर कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, देखते चलते हैं। टेंशन मत लो, शॉर्ट नोट्स में काम-काम की चीज़ें मैं वैसे ही आपको बता दूँगा। द कंसेशन मेड इन द नेहरू रिपोर्ट टू द हिंदू कम्युनिस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। तो इस पूरे मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए नेहरू रिपोर्ट के अंदर कुछ कंसेशन दिए गए हिंदूज के हिंदू जो खासकर इस मैटर को कंट्रोवर्शियल बना था, उनके रिगार्डिंग क्या था कि जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन मुस्लिम ओनली वेयर इन माइनॉरिटी। ठीक है कि बोला कि जॉइंट इलेक्टोरेट देंगे, बट जहां माइनॉरिटी वहीं, मेजोरिटी वाले नहीं। तो ये वाला बात जो है नहीं मानी, ये वाली बात नहीं मानी। तीसरा, सिंध टू बी, हाँ, इसमें तो बोला चलो इन दोनों को नहीं करेंगे, लेकिन सिंध को कर सकते हैं, सिंध को अलग बना देंगे। सिंध टू बी डिटेच फ्रॉम बॉम्बे ओनली आफ्टर डोमिनो स्टेटस वाज ग्रांटेड एंड सब्जेक्टेड टू द वेटेज ऑफ हिंदू हिंदू माइनॉरिटी इन द सिंध। तो ये बोला कि सिंध को अलग कर देंगे, लेकिन कब? जब हमको डोमिनो स्टेटस मिल जाएगा, और उसमें भी डिपेंड करेगा हिंदू माइनॉरिटी वहां की क्या चाहती है। ठीक है। तीसरा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर प्रपोज्ड वाज ब्रॉडली यूनिटरी
एज रेजिडुअल पावर रेस्टेड विद इन सेंटर, कि कुछ फर्क मत हुआ, अगर स्टेट बना भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन पावर तो फिर भी सेंटर के पास रहेगी। तो ये इस तरह से कुछ लॉलीपॉप दिया गया उस समय जो हिंदू अपोज कर रहे थे उन लोगों को, कि सो दैट ये मान जाए, बट मैटर फिर भी कंट्रोवर्शियल रहा। अब ऐसा करोगे तो मुस्लिम दिक्कत देगा, क्योंकि भाई तुमने चलो ठीक है हिंदू को तो खुश कर दिया ये बोल के, बट जो मुस्लिम डिमांड करे तो उनका क्या? वो तो बोले सिंध को भी तुमने कंडीशन डाल दी, ये दो तो तुम दे भी नहीं रहे हो, ऊपर से तुमने यहाँ पे बंगाल और पंजाब में मना कर दिया। तो आइए जरा देखते हैं जिन्ना क्या बोलते हैं। तो अमेंडमेंट प्रपोज बाय जिन्ना, तो जिन्ना ने बोला नहीं ऐसा नहीं ये करो। क्या जिन्ना ने क्या अमेंडमेंट प्रपोज करे? 3 अमेंडमेंट प्रपोज करे। पहला कि 1/3 रिप्रेजेंट मुस्लिम इन द सेंटर एज इट इज, जो उसने बोला गया ठीक है। दूसरा, रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम इन बंगाल एंड पंजाब प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन टिल अडल्ट सफरेज वाज स्टेबलाइज, कि इसने वही बोला कि बंगाल और पंजाब में भी दो, जब तक अडल्ट सफरेज का मतलब है जो भी बंदा अडल्ट है उसको वोट देने का अधिकार, जब तक वो स्टेबलाइज नहीं हो तब तक ये दो। और पता है इसमें आने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी हर कोई बंदा वोट कर ही नहीं सकता था। साथ में बोला कि जो रेजिडुअरी पावर है, जो बोली गई ना इस ऊपर क्या बोला, ये रहा, कि जो रेजिडुअरी पावर है वो सेंटर के पास थी, कि रेजिडुअरी पावर आप स्टेट को दो, सेंटर को मत दो। रेजिडुअरी पावर का मतलब क्या होता है? जो ऐसी पावर जो मेंशन नहीं होती, कोई रैंडम कोई पावर आ गई जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में बताई नहीं है, कि मतलब क्लियरली मेंशन नहीं है कि स्टेट के पास है कि सेंटर के पास है। तो ऐसी कोई भी पावर है वो आप प्रोविंसेस को दो। तो मैटर देखो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। वो डिमांड कर रहे हैं, मुस्लिम लीग डिमांड कर रहे हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये सब अगर हम याद करने बैठेंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। कि पहले नेहरू रिपोर्ट ने कुछ बोला, उसके बाद कुछ हिंदू महासभा टाइप के कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपोज करा, फिर मुस्लिम लीग ने कुछ और डिमांड करी, फिर उन्होंने कुछ और लॉलीपॉप थमाया, इन्होंने कांग्रेस के लिए जो नेहरू रिपोर्ट के अंदर, फिर वापस से मुस्लिम लीग ने कुछ डिमांड करी, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा याद करना। तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो 3 अमेंडमेंट प्रपोज करे जिन्ना ने, दीज डिमांड नॉट बीइंग एकोमोडेटेड, जिन्ना वेंट बैक टू, मतलब ये नहीं मानी, मना कर दी कि हम ये डिमांड नहीं मानेंगे। तो जिन्ना जो अभी तक साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था, एक शेफी फैक्शन था जो साइमन कमीशन को सपोर्ट कर रहा था, जिन्ना भी चला गया उन्हीं की साइड में। तो जिन्ना वेंट बैक टू शेफी फैक्शन ऑफ द मुस्लिम लीग, एंड फाइनली वहां पे जाके उसने अपने 14 पॉइंट की डिमांड रख दी। अब ये एज इट इज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन्नास 14 डिमांड। तो पूरा मैंने लिख दिया क्योंकि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एज इट इज मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। आप जब मेंस में जाए तो देख लीजिएगा, मैं सारे एक ही डिमांड के ऊपर पढ़ के सुना देता हूँ आपको। पहली जो, अब देखो पहले अभी तो 2-3 डिमांड कर रहा था जिन्ना, 1-2 डिमांड, जब वहां चला गया तो फिर उन्होंने बड़ी-बड़ी डिमांड करना स्टार्ट कर दी, 14 डिमांड होगी। कौन-कौन सी है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेजिडुअरी पावर, तो वो जो मेन जो कंट्रोवर्शियल इशू था कि रेजिडुअरी पावर प्रोविंस के पास होनी चाहिए। दूसरा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, स्टेट को अपने जो भी मैटर है वो सॉर्ट आउट, ऑटोनॉमी का मतलब होता है पूरी इंडिपेंडेंस स्टेट को मिलनी चाहिए, सो दैट अपने मैटर को सॉर्ट आउट कर सके, सेंटर का ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो। तीसरा, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय द सेंटर विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट कंसल्टिंग द इंडियन फेडरेशन, कि अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है स्टेट से रिगार्डिंग तो आपको स्टेट की वहां पे परमिशन लेनी पड़ेगी। All legislature and the elected bodies to have adequate representation of Muslim in every province without reducing a majority of Muslim in the province to a minority or equality. तो वो बताइए कि रिप्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए मुसलमानों का। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम इन सर्विस एंड सेल्फ गवर्निंग बॉडी, 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द सेंटर, वो जो हमेशा डिमांड करते हुए आ रहे थे। इन एनी कैबिनेट एट सेंटर और इन प्रोविंस 1/3, मतलब जो कैबिनेट बनेगी सेंटर में हो चाहे स्टेट के अंदर, उसके अंदर 1/3 मुस्लिम होने चाहिए। सिर्फ लेजिस्लेचर नहीं कि चुन के जा रहे हो, कैबिनेट के अंदर भी। 8वां सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड, वो जो कंटिन्यू वो चालू रहेगा। नो बिल और रेजोल्यूशन इन एनी लेजिस्लेचर टू बी पास्ड इफ 3/4 ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी कंसीडर सच अ बिल रेजोल्यूशन टू बी अगेंस्ट, जैसे आज मान लो 3 तलाक का बिल पास हुआ किसके अंदर, लोकसभा के अंदर, जो 3 तलाक का बिल पास करके जो लॉ बना दिया। तो अज्यूम करो अगर ये चीज अब हो रही, अज्यूम करो यहाँ अभी 3 तलाक का बिल पास करना है, तो मान के चलो टोटल 543 पॉपुलेशन है, और जो पॉपुलेशन बोला जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की, इस 543 में भी 1/3 कितने हैं? चलो सिंपल के लिए 300 लोग मान लेते हैं, सिंपल मैथमेटिकल 300 लोग मानते हैं लोकसभा के अंदर स्ट्रेंथ है। तो उसमें से इसके हिसाब से जिन्ना की डिमांड के हिसाब से 1/3 तो मुस्लिम होंगे, 100, तो 100 हो गए मुस्लिम। ठीक है, अब अगर उन 100 में से भी 3/4, यही है ना 3/4, हाँ 3/4, तो 100 का 3/4 कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये? 75। तो अगर 75 मेंबर ने उस 3 तलाक के बिल को अपोज कर दिया तो वो कभी लॉ नहीं बन पाएगा। ये इस तरह की कुछ डिमांड है। ठीक है, नो बिल और रेजोल्यूशन इन एनी लेजिस्लेचर टू बी पास्ड इफ 3/4 ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी कंसीडर सच अ बिल और रेजोल्यूशन टू बी अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। नेक्स्ट, एनी टेरिटोरियल redistribution not to be affect the Muslim majority in पंजाब बंगाल। वो ये कि पंजाब बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को आप तोड़ के वापस से छोटा मत कर देना, कि पता चला पंजाब की टेरिटरी निकाल के आपने कोई हरियाणा बना दिया, कुछ और बना दिया। सेपरेशन ऑफ सिंध, बॉम्बे सिंध को बॉम्बे से अलग करो।
constitution reform in the northwest from Balochistan, full religious freedom to all community, protect of Muslim right in religious culture education link। तो ये इस तरह की काफी सारी डिमांडें जिन्ना ने उठा दी। 14 डिमांड है, मेंस के लिए सारी इंपॉर्टेंट है। तो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस रिजेक्टेड द कांग्रेस मॉडिफाइड गोल एंड जॉइंटली सेट अप इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। वही वाली बात है कि जो नेहरू की जो रिपोर्ट आई थी, ये बाद में लास्ट में पॉइंट लिख रहा हूँ। नेहरू की रिपोर्ट को नेहरू कौन, मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी उसको जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भी अपोज करा, और उन्होंने बिल्कुल सेपरेटली अलग होकर अपनी खुद की एक लीग स्टेबलाइज की जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। क्योंकि इनको प्रॉब्लम किस बात से, इनको प्रॉब्लम थी डोमिनो से, कि आपने ये क्यों बोला कि डोमिनो स्टेट, इनको था फुल पूर्ण स्वराज, इनकी डिमांड क्या थी, पूर्ण स्वराज। तो ये है टोटल अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ा मेंस के अंदर। अब जरा इसको देखते हैं कि मैंने शॉर्ट में कितना लिखा हुआ है। आइए जरा, साइमन कमीशन 1927 में बनता है, ठीक है, 3 साल के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देता। सारे ब्रिटिश मेंबर हैं, चेयरमैन है सर जॉन साइमन। पर्पस क्या था, रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर द न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। क्या रिकमेंडेशन दी, डायरेक्ट जो डायरेक्टरी है कहां पर, प्रोविंसेस, अबोलिशन डायरेक्ट कहां पर, इन प्रोविंसेस, क्योंकि तब तक तो स्टेट में तो थी नहीं है, ये तो पता ही आपको, स्टेट के अंदर तो कोई है नहीं डुअल गवर्नमेंट। तो जो सॉरी सेंटर में तो कोई डुअल गवर्नमेंट स्टेट में थी, तो स्टेट में बोला अबॉलिश कर दो। कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू करो, फेडरल मतलब प्रोविंस को फुल ऑटोनॉमी दे दो। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मेंबर की संख्या जो उसको बढ़ा दो। जो भी मेंबर अपॉइंट होंगे कैबिनेट के अंदर वो सिर्फ गवर्नर जनरल करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाई कोर्ट के ऊपर कंट्रोल बढ़ा दो। जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो गवर्नर के पास होंगी स्टेट के अंदर। कौन सी, इंटरनल सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। मतलब आपने बोल दिया कि स्टेट को फुल ऑटोनॉमी है, बट फिर भी ये दो चीज स्पेशली दो चीज अभी भी आपने दिया गवर्नर को, ठीक है। साथ में ये बोला कि कोई भी यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के बारे में कुछ नहीं बोला। फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, पैसे के रिगार्डिंग किस तरह से होगा उसके बारे में कोई बात नहीं करी। और गवर्नर जनरल की पोजीशन जो है अभी भी अनअफेक्टेड है, तो ये कुछ ड्रॉबैक है। इसके विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है इस डेट तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कन्वीन करती है, इसके लिए महात्मा गांधी जो है केवल सेकंड को अटेंड करते हैं, और इन्हीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे व्हाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म पब्लिश होता है, या जिसको हम बोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो ये पूरा मैंने साइमन कमीशन जो आपको बताया था बड़ा, वो सिर्फ एक पेज पे खत्म कर दिया, और आप देख लो इससे ज्यादा कोई पॉइंट है भी नहीं जो आपको याद रखना है। फिर नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर चेयरमैन तो मोतीलाल नेहरू थे, कमेटी के अंदर और भी बहुत सारे मेंबर थे, ये सारे मेंबर लिखे हुए। क्या क्या रिकमेंडेशन दी, डोमिनो स्टेटस, सेपरेट इलेक्ट्रोड की जगह जॉइंट इलेक्ट्रोड आ जाएंगे, बट कहाँ, जहाँ माइनॉरिटी में, मतलब पंजाब और बंगाल में नहीं। लिंग्विस्टिक प्रोविंस 19 फंडामेंटल राइट थे, जिसमें 10 तो अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड है, और 3 को डीपीएसपी बना दिया गया है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड प्रोविंस, उसके अलावा फुल ऑटोनॉमी, फुल प्रोटेक्शन टू कल्चर एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम, कंप्लीट डिस एसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। ये सारा बोला गया, बट ये जो डिमांड है ये मुस्लिम लीग को भी पसंद नहीं आई। उसके बाद बहुत सारी जो है ना बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलती रही, ये उधर भेज रहे हैं उधर भेज रहे हैं, मुस्लिम लीग कुछ और डिमांड कर रहे हैं, ये बेचारे कुछ और कंपनसेशन कर रहे हैं, वो हमारे कोई भी काम करिए। आप देख लो मैंने शॉर्ट में अंदर लिखा भी नहीं। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने गुस्सा हो गया, किस बात से गुस्सा हो गया, इससे डोमिनो स्टेटस से गुस्सा हो गए। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जिनकी डिमांड लिख दिया मैंने, एंगर ओवर द डोमिनो स्टेटस डिमांड। तो और इसका इसका ये जो लीग स्टेबलाइज करी, इस लीग का मोटिव क्या था, इस लीग का मोटिव था पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। thereafter जिन्ना की 14 डिमांड जो थी वो लिख दी, हालांकि पढ़ लेना, इतना प्रीलिम्स के कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, बट पढ़ लेना, ऊपर ऊपर देख लेना। तो देख लो जो पूरा मैंने आपको अभी आधे घंटे का लगभग लेक्चर दिया है, वो मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में खत्म हो गया। शॉर्ट नोट्स का फायदा ये है, मेरे बनाए हुए नोट्स है तो ये है। अब चलो क्वेश्चन आंसर सेशन देख लेते हैं, कितना आपको याद हुआ, बताओ 28 का आंसर कमेंट में बताइए। पता है कि साइमन कमीशन में प्रॉब्लम क्या थी, क्यों विरोध करते कि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी, ठीक है। अभी ये बता इस क्वेश्चन आंसर 1929 का लाहौर सेशन, कई बार हमने कल बात कर ली इस सेशन के बारे में। 1929 लाहौर सेशन में मैंने वो 3 चीज बताई थी वहाँ पे। 26 जनवरी को ऐसा इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण स्वराज, सिविल डिस और सीडीएम की जो घोषणा हो जाएगी इसी सेशन के अंदर। ये कल काफी बात की थी इसके बारे में, ये तो पता ही होगा आपको कौन है इसके प्रेसिडेंट। बताओ, सिर्फ एक ही आंसर है अभी तक मेरे पास। ये रहा 1929 का लाहौर सेशन, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। क्या डिमांड थी, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास कर दिया गया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दी गई थी, और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, ये अनाउंस हो गया था। तो ये बात कर ली थी मैंने अच्छे से कल भी, याद नहीं होगा कोई बात, समझ सकता हूँ। तो यहाँ जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा हमारे का सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट 17 आराम से लो। विद रेफरेंस टू साइमन कमीशन रिकमेंडेशन, अब पढ़ो ध्यान से, बताओ साइमन, और जो आपको अगर आंसर नहीं पता हो ना तो एलिमिनेट करो कि ये जो नहीं बोला वो हटा दो, सही आंसर तक अपने आप पहुंच जाओगे।
हमें अच्छे से पता है कि साइमन कमीशन ने यही बोला कि जो डुअल गवर्नमेंट है उसको हटाओ और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दो, प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे दो। सिर्फ 2 जगह छोड़ के इंटरनल सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की पावर जो है अभी भी गवर्नर के पास रहेगी, बाकी सब पूरे प्रोविंस को दे दी गई। तो यहाँ वही है, ए इसका राइट आंसर होगा। तो देख लो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम जो पढ़ते हैं उससे कितने कैसे क्वेश्चन आते हैं। हो गया। अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, काफी बड़ी होगी, टाइम हो गया है, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। आप दोबारा फटाफट ज्वाइन कर लीजिए एक्शन। तो अब बात करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब तो आपको पता ही है क्या है इसका, ठीक है। मैं पहले बात कर चुका कई बार इसके बारे में कि मेन क्या होता है। मेन यही है कि जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर आ रहे हैं उनके खिलाफ जो स्टेप उठा रहे हैं उनको मानना नहीं, फॉलो नहीं करना। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपनी नौकरी छोड़ देंगे, जो भी स्टूडेंट्स है वो कॉलेज जाना छोड़ देंगे, इस तरह का जो सिविल डिसओबीडियंस। तो आइए जरा बात करते हैं कि मूवमेंट किस तरह से स्टार्ट होती है पूरा। अभी आपने पूछा साइमन कमीशन, तो आपने देख लिया कि साइमन कमीशन का किस तरह से विरोध हो रहा है। उसके बाद साइमन कमीशन के बाद कैसे नेहरू रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट को किस तरह कम्युनल टर्नओवर हो गया पूरा हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच में, तो वहां पूरा फंसा हुआ। प्लस सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू अलग हो गए। क्यों अलग हुए? क्योंकि उनको पसंद नहीं आ रही नेहरू जी की जो मोतीलाल नेहरू की जो डिमांड थी, मतलब जो उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर लिखा। तो लीड अप टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो क्या हो रहा था समझते हैं। कांग्रेस सेशन होता है कलकत्ता में 1928 के अंदर, ठीक है। कौन सा सेशन के बारे में बात कर रहा हूँ? सेशन मैंने अलग एक पूरी पीडीएफ है उसकी, ये वाला जो 1928 के अंदर होता है, जिसके प्रेसिडेंट होता है पंडित मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट इन्हीं के नाम से आई थी ना। यहाँ क्या होता है, फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के स्टेबलाइजमेंट होता है। गांधी जी पॉलिटिक्स में वापस आते हैं। 2 इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे यहाँ पे। तो कांग्रेस सेशन होता है कलकत्ता के अंदर। तो यंग लीडर इन कांग्रेस लाइक नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति रिफ्लेक्टेड दिस satisfaction at the demand of domino status by the Congress. They wanted complete independence. तो डिसाइडेड इन दिस सेशन, इस सेशन में जो कलकत्ता सेशन था इसमें क्या डिसाइड हुआ, इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइडेड फॉर डोमिनो स्टेटस विद इन नेक्स्ट ईयर, देन कांग्रेस विल अपग्रेड देयर डिमांड टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस बाय द लॉन्चिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये बोला गया अगर 1 साल के अंदर डोमिनो स्टेटस हमको नहीं दिया तो हम सिविल जो पूरे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे, ठीक है। ये हुआ। तो ये हुआ 1928 में, 1928 में। अभी लाहौर सेशन बाकी है, 1929 वाला, 1929 वाला लाहौर सेशन बाकी है, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट बनेंगे। उसके अंदर होता है सीडीएम लॉन्च कर दी जाएगी। इस ड्यूरेशन में क्या क्या हो रहा है वो जरा पढ़ो। तो पॉलिटिकल सिनारियो ड्यूरिंग 1929, वही ईयर जब लाहौर सेशन होने वाला, उस ड्यूरेशन में क्या क्या चीजें हो रही है पता। गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स में वापस आ चुके हैं। तो गांधी traveled extensively during this period to mobilize masses for the coming movement. Congress Working Committee organized the boycott of foreign cloth to propagate an aggressive program followed by the public burning of such clothes. Gandhi initiated the campaign in March 1929 in Calcutta and was subsequently arrested. This was followed by the public bonfire across the nation. वही हो रहा है, मतलब हम जो जा रहे हैं उनके बारे में विरोध कर रहे हैं। फाइनली सब चीजें जो पहले मैंने पढ़ा कुछ उसी तरह की गांधी जी अपने, गांधी जी जिसके लिए फेमस थे, गांधी जी वो अपना काम कर रहे थे। इस ड्यूरेशन में कुछ और चीजें हुई, जैसे मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ जिसके बारे में पहले बता चुका। साथ में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह बम और बटुकेश्वर दत्त जो है वो बम फेंक देते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है। साथ में लेबर पार्टी पावर में आई थी ब्रिटेन के अंदर अंडर द रेमेस के मैकडोनल्ड। तो वहां जो पार्टी है वो चेंज हो जाती है। तो अब थोड़ा सा उम्मीद जग रही है कि जो बीच में जो कॉर्पोरेशन है वो हो। तो ये कुछ इवेंट है जो 1929 में हो चुके हैं। ये पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी तक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च नहीं हुआ है, धमकी दी जा रही है बस। इस ड्यूरेशन में काफी सारी चीजें हो चुकी है। आइए, अभी भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने से पहले काफी कुछ और होना बाकी है, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले इरविन स्टेटमेंट, ठीक है, उस समय के वॉइस में। तो क्या बोला गया, प्रोमिस्ड ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द डोमिनो स्टेट्स। तो इरविन ने, मैं शॉर्ट में लिख दिया, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। तो इरविन ने ये बोला जो कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक डिसाइड करेंगे जिसके ऊपर ये डोमिनो स्टेट्स के ऊपर चर्चा होगी। चाय पे चर्चा होता है ना, उस तरह चाय पे चर्चा होगी। तो ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया 31 अक्टूबर को। तो इनके स्टेटमेंट देने के लगभग 2 दिन के बाद दिल्ली मैनिफेस्टो जो है वो लॉन्च किया था, जो कांग्रेस के द्वारा होता। इस मैनिफेस्टो में क्या होता है, इन रिस्पॉन्स ऑफ द इरविन स्टेटमेंट ऑल मेजर नेशनल लीडर मेट एंड द दिल्ली मैनिफेस्टो डिमांडेड विच इंक्लूडेड। 3 मेजर डिमांड करी जाती है, जिसको हालांकि इरविन मानता नहीं, रिजेक्ट कर देता। पर डिमांड क्या थी कि इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ द डोमिनो स्टेटस, कि डोमिनो स्टेटस को आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं, इसको आप चुपचाप से लागू कर दो। साथ में जो राउंड टेबल, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी। ये ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो पर्पस था, शुड एक्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरह ही काम करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करने के बारे में बात होती है कि हम यहाँ बैठ के बस फालतू की गप्पे नहीं मारेंगे, चाय पे चर्चा नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरह कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने पे बात करेंगे। कांग्रेस शुड हैव मेजर रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्फ्रेंस। जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसमें मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस का होगा, बाकी पार्टी से ज्यादा।
साथ में अमनेस्टी एंड जनरल पॉलिसी ऑफ द कंसिलेशन शुड बी द प्रिंसिपल। ऐसा नहीं कि आप अपने एटीट्यूड पे बैठे रहो, जो मेन प्रिंसिपल है वो अमनेस्टी और कंसिलेशन का होना चाहिए। तो ये डिमांड थी कांग्रेस के दिल्ली मैनिफेस्टो के अंदर। ये ध्यान रखिएगा दिल्ली मैनिफेस्टो में क्या डिमांड करी कांग्रेस और जो बाकी लीडर्स हैं उन्होंने। इरविन इसको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, वही रिजेक्ट हो गया। चलो आगे चलते हैं फिर। लाहौर का सेशन होता है, आपको पता है लाहौर का सेशन दिसंबर में होता है हर साल। तो ये नवंबर में डिमांड रिजेक्ट होती है, दिसंबर में लाहौर का सेशन होता है कांग्रेस का। इसके अंदर गांधी नेहरू को एज अ प्रेसिडेंट बैक करते हैं, क्योंकि उस समय आपको पता है यंग नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने साइमन कमीशन के टाइम पे बहुत अच्छा काम किया था। पूरे इंडिया में मैंने बताया नींव उन्होंने जमाई ली थी, तो अब ये नजर में आ चुके हैं सबके। तो गांधी बोलता है कि इसको प्रेसिडेंट बनाओ। तो अपनी स्पीच के अंदर काफी सारी चीजें बोलते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉन वायलेंस की इंडिपेंडेंस लेंगे बट बिना किसी वायलेंस के, ऑल्सो सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ टू बी अडोप्टेड। कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस की जगह नेहरू को ही अपना वारिस क्यों बनाया, मतलब बेसिकली इंडिया के लिए प्रेसिडेंट की, क्योंकि नेहरू की विचारधारा गांधी से मैच करती है सुभाष चंद्र बोस की नहीं। सुभाष चंद्र थोड़ा रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर के थे, गांधी की विचारधारा में नेहरू ही सपोर्ट करते थे, नॉन वायलेंस वाली जो है। हमें क्या याद रखना है इस लाहौर सेशन के अंदर, पहले बात करते हैं। पहली चीज, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगी उसको हम बाइकआउट करेंगे, नहीं जाएंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस नहीं जाएगी, बॉयकॉट करने वाली बात ही। दूसरी, पूरा इंडिया कंप्लीट इंडिपेंडेंट पूर्ण स्वराज। तीसरा, लॉन्च ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और चौथा, 26 जनवरी को हर साल हम इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाएंगे। और अगले साल जो 26 जनवरी आने वाला है, कि 1929 में चल रहे हैं हम लोग, 1930 में जो 26 जनवरी आएगा, मतलब दिसंबर में सेशन हो रहा है, तो अगले साल मतलब जो आने वाला जनवरी में, उसको पहला इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करेंगे। मतलब आजाद हुए नहीं बट आजाद मान लेंगे आपको। तो ये सारी चीजें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाहौर, ये मैं आपको बार बार वहां भी बता चुका था, जो डिफरेंट कांग्रेस के सेशन की पीडीएफ थी उसमें। ठीक है, तो 4 डिमांड आप प्लीज ध्यान रखिएगा, जो उस समय नेहरू ने डिमांड करी। अब और देखो आगे क्या होता है। अब कांग्रेस का सेशन हो चुका है, बात है 31 दिसंबर में। 31 दिसंबर 1929 के रावी रिवर के बैंक पर जो न्यूली अडोप्टेड ट्राई कलर फ्लैग है, वो पहली बार होस्ट किया था। ये मैंने शायद फ्लैग वाले टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, आर्ट एंड कल्चर में शायद बताया भी था आपको, कि फ्लैग जो होस्ट किया था वो 31 दिसंबर 1929 को, तो रावी रिवर को। ये थोड़ा सा प्रीलिम्स के हिसाब से आर्ट एंड कल्चर में भी हो सकता है पूछा जा सके। फिर 26 जनवरी 1931 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। किस तरह मनाते हैं कि पब्लिक मीटिंग्स होती है, लोग विद रीडिंग आउट ऑफ द प्लेजेस एंड फ्लैग होस्टिंग, कसम वगैरह खाते हैं। उस प्लेज में क्या-क्या, ये सारी प्लेज है कि हम क्या-क्या करेंगे पूरा बता रहे हैं कि इस तरह की जो मेन जो ये पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेन जो हमें यहाँ याद रखना है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा, पूरा मैं एक बार दोबारा याद दे रहा हूँ, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट क्या हो रहा है, कि सबसे पहले कलकत्ता एक सेशन होगा 1928 के अंदर। उसके अंदर क्या बोला जाएगा कि हमको ये नहीं चाहिए डोमिनो, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। उसके लिए सबसे वेट कर रहे हैं। इरविन स्टेटमेंट, इरविन ने बोलता है कि ठीक है हम आपको डोमिनो स्टेट देंगे बट पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। फिर दिल्ली मैनिफेस्टो में क्या बोल दिया जाता है कि नहीं, कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं, हमें जो मतलब सॉरी राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है वो तो बाद में रिजेक्ट करेगा उसको, कांग्रेस से लाहौर सेशन के अंदर। फिलहाल दिल्ली मैनिफेस्टो के जो 2 नवंबर को उसमें बोला जाएगा ठीक है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली माना जाएगा, कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज्यादा होगा, एमनेस्टी एंड कंसिलेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करोगे, और तुम डोमिनो स्टेटस की जो इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोसेस है उसको चालू कर दोगे। ये इरविन सब डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। देर आफ्टर लाहौर का सेशन होता है, उसके अंदर ये 4 डिमांड रखी जाती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट कर देते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लॉन्च ऑफ सिविल डिसओबीडियंस प्रोग्राम, और 26 जनवरी को हर साल इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाया जाएगा। पहला जो इंडिपेंडेंस डे है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाएगा। तो ये सारी बातें होगी, ठीक है। और फाइनली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाता है, ठीक है। कब लॉन्च हुआ आपको बताना, लाहौर सेशन के बाद। तो ये सेशन वाली पीडीएफ में भी देख लो, ये रहा लाहौर सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, सीडीएम, और साथ में एक चीज और यहाँ जो मैंने ऐड नहीं की लिख देता हूँ, बताइए ना आपको क्या चीज यहाँ क्या और होने वाला है भाई, कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसको क्या करेंगे ये लोग, बाइकआउट। ये पॉइंट और ऐड कर देते हैं, ठीक है, इस सेशन में। और 1930 में आप देख लो, 1930 में तो कोई भी सेशन नहीं हुआ, क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दी गई, तो कोई सेशन नहीं होगा कांग्रेस का। अब देखिए जरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर क्या है। तो यहाँ गांधी जी की 11 डिमांड है, गांधी जी अपनी डिमांड रख रहे हैं और अल्टीमेटम देते हैं 31 जनवरी का, कि या तो मानो या रिजेक्ट करो। तो हम ये जो है इसको लॉन्च कर देंगे। तो क्या क्या डिमांड है, कि जो एक्सपेंड जो खर्चे आप कर रहे हो आर्मी पे और सिविल सर्विसेज को 50% तक रिड्यूस कर दो, सो दैट वो पैसा बचे और वो एजुकेशन पे बाकी जगह काम आ पाए। साथ में इंट्रोड्यूस टोटल प्रोहिबिशन, कैरी आउट रिफॉर्म इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी इसको बोलते हैं, उसमें सीआईडी में चेंज करो, सीआईडी है ना ये, चेंज आर्म्स एक्ट, अलाउिंग पॉपुलर कंट्रोल टू इशू द फार्माइज, जो मतलब जो आर्म्स में आप जो रिस्ट्रिक्शन लगा रही है उसको दूर कर, मतलब ये कुछ डिमांड्स है, ये हमारे तो कुछ खास काम की नहीं है, प्रीलिम्स के हिसाब से मेंस में हो सकता काम आ जाए, आप पढ़ लीजिएगा, सारा मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद फरवरी 1930, ये कब तक का टाइम दे रहा, 31 जनवरी तक का मानने का, बट नहीं मानी, जैसे कि पता था नहीं मानी उन्होंने। फरवरी 1930 में विद नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, सीडब्ल्यूसी
ठीक है? कांग्रेस वर्किंग ग्रुप जो है कमिटी जो है, इंटरेस्टेड गांधी टू लॉन्च द सीडीएम एट ए टाइम एंड प्लेस एट हिज ओन। तो गांधी को बोलते हैं, गांधी आपकी जब भी मर्ज़ी हो आप इसको लॉन्च कर देना सीडीएम को। अभी तो सीडीएम लॉन्च नहीं हुआ है, सीडीएम का पूरा बैकग्राउंड चल रहा है। बाय फरवरी एंड गांधी डिसाइडेड टू मेक साल्ट सेंटर टू सीडीएम। तो गांधी ने डिसाइड किया जो साल्ट सेंटर जहाँ नमक बनता है, वहाँ से हम इसको लॉन्च करें। नमक क्योंकि नमक बेसिकली एक सिंबल था लो क्लास को या मिडिल क्लास मतलब पुअर लोगों को भी जोड़ने का। तो नमक का जो सोचो नमक पे टैक्स लगाना उसको बोलते हैं, लिखा हुआ है इट इज़ द मोस्ट इनह्यूमन पोल टैक्स। नमक के ऊपर जो टैक्स लगता है। तो इस तरह हम बहुत बड़े मास को इसके इस सीडीएम के साथ एक है ना जोड़ सकते थे। तो गांधी जी का डिसीजन बहुत सही था कि हम साल्ट सेंटर को सीडीएम से जो है वहीं से स्टार्ट करेंगे, सिविल डिस्ट्रीब्यूटिव मूवमेंट। वही कि हम नमक के ऊपर कोई टैक्स नहीं देंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस ड्यूरेशन में गांधी जी दांडी मार्च अनाउंस करते हैं। मार्च 12 से अनाउंस होता है और अप्रैल 6 तक जाता है। दांडी मार्च की ड्यूरेशन टाइम बिल्कुल याद है कि 12 से लेकर 6 अप्रैल तक। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? साबरमती आश्रम अहमदाबाद है, वहाँ से 70 से 80 अपने फॉलोअर्स के साथ जाते हैं और धीरे-धीरे वो काफ़िला बढ़ता जाता है। 240 माइल्स की डिस्टेंस को पैदल तय करते हैं एंड फाइनली वहाँ पहुँच के कहाँ पर दांडी पर सॉल्ट लॉ को अबॉलिश कर देते हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू कर देते हैं। सॉल्ट लॉ अबॉलिश कर दिया, ये मतलब ये तो था सिविल डिसओबीडियंस का कि लॉ फॉलो नहीं करना, ठीक है? कॉलेजेस में जाना, जो वकील है अपनी प्रैक्टिस छोड़ देंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपनी नौकरी छोड़ देंगे, यही सब कुछ था। तो गांधी गेव फॉलोइंग डायरेक्शन टू द फ्यूचर। ये सब होने से बहुत सारी चीजें उस समय फ्यूचर में पता लोगों के लिए एक डायरेक्शन मिल गई। क्या चीज? कि वेयर एवर पॉसिबल सिविल डिसओबीडियंस ऑफ द सॉल्ट लॉ शुड बी स्टार्टेड। फॉरेन लिक्विड एंड क्लोज शॉप कैन बी पिकेटेड। वी कैन रिफ्यूज टू पे टैक्सेस इफ वी हैव रिक्वेस्टेड स्ट्रेंथ। लॉयर कैन गिव अप, ये पूरा चला सिविल डिसओबीडियंस एक्चुअली परिभाषा क्या है वो समझ में आ रही है। लॉयर कैन गिव अप प्रैक्टिस। पब्लिक कैन बॉयकॉट लॉ कोर्ट बाय रेफरिंग फ्रॉम लेजिटेशन, पंचायत में जा सकते हैं अगर उनको कोई अपने किसी चीज मैटर को सॉर्ट आउट करना है तो। गवर्नमेंट सर्वेंट कैन रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। ऑल दीज शुड बी सब्जेक्टेड टू वन कंडीशन, कौन सी? ट्रूथ, नॉन वायलेंस एज मीन्स टू अटेन स्वराज। ये चीजें बोली गई। तो मेन जो गांधी जी का जो एक्चुअली सिविल डिसओबीडियंस था, उसका मतलब क्या था? वो मतलब इन 7 पॉइंट पे हमको समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसको स्टार भी किया हुआ है। अब देखते हैं जो गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस चालू किया दांडी मार्च के साथ में, वो किस तरह से फैलता है आगे। कि पूरे इंडिया में जो फॉरेन क्लोथ का बाइकआउट हो जाता है, खादी लोग पहनना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? पिकेटिंग जो है, पिकेटिंग का मतलब होता है जो धरनाबाजी होती है वो स्टार्ट हो जाती है वाइन शॉप के बाहर, इस तरह से दारू वगैरह जो बेचते हैं। साथ में न्यूज़पेपर को जो भी जो सप्रेशन होता होता जो लगाम लगी थी, स्पेशली जो इंडियंस पे थी वो अब उसको फॉलो नहीं करते और जो फॉरेन न्यूज़पेपर थे उनके ऊपर वो अपनी तरह से जिस तरह प्रेस को बंद करना वगैरह जो भी सिस्टम था वो चालू कर देते हैं, मतलब इंडियंस को ही पॉपुलराइज करते हैं। प्रोसेशन एंड मीटिंग इन डिफेंस ऑफ द पुलिस, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन वुमेन की, मतलब औरतों ने भी सपोर्ट करा, बहुत सारी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन भी आ गई सपोर्ट के लिए। कुछ स्पेशल फीचर देखिए यहाँ पे इस सीडीएम के अंदर, कि पेशावर के अंदर आपको पता है पेशावर में एक पठान थे जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फर खान, ठीक है? फ्रंटियर गांधी जिनको बोलते हैं। तो खान अख्तर गफ्फर खान, जो खान अब्दुल गफ्फर खान, ये वहाँ लीड करता है, लोगों को बताता है और इनका प्रिंसिपल गांधी वाला था। इनको फ्रंटियर गांधी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक तो पहली बात तो बहुत लंबे चौड़े आदमी थे, लगभग 6-7 फुट का आदमी है, बहुत लंबे चौड़े पठान है ना। और फिर भी इनका नॉन वायलेंस, किसी को हाथ में उठाना, गांधी वाले प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पुलिस इनके ऊपर फायर कर देती है लीडर्स के ऊपर। तो जो एक लीडर होता है वो मर जाता है, गिर जाता है। तो उसके मरने के बाद दूसरा आके उसकी जगह खड़ा हो जाता है। फिर वो भी मर जाता है। तीसरा आके खड़ा हो जाता है, वो भी मर जाता है। चौथा आके खड़ा होता है, वो तो लगातार लोग मरते रहते हैं, बट वो जो उसकी जगह लेने वाले कम नहीं होते। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। पेशावर के अंदर क्या हो रहा है? एट वन टाइम ए लीडर ऑफ द प्रोसेशन was shot down by the military police. Another came to take his place and was shot down to be replaced by a third. Till there was a several casualty in the cold blood. तो ये लगातार होता रहता है। इस ड्यूरेशन में एक और अच्छा इवेंट होता है कि उस समय एक पेशावर के अंदर बहुत सारे लोग जो उस समय धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं, उनके ऊपर फायरिंग का ऑर्डर मिलता है। लेकिन 2 प्लाटून है, 2 बटालियन है उस समय, उनमें से एक थी 2nd बटालियन, 18 गढ़वाल राइफल और हिंदू ट्रूप्स है ना। तो ये जो लोग हैं, ये वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं मुसलमान है और ये बटालियन पूरी हिंदू है, बट स्टिल ये फायरिंग नहीं करते हैं, बल्कि उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं। तो उसके चक्कर में इस जो गढ़वाल राइफल है, इसके 17 लोगों को कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। ये पूरा इवेंट इस ड्यूरेशन में चलता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस का पेशावर का एक काफी बड़ा रोल है। पेशावर में ध्यान रखिएगा, ये इवेंट अगर ध्यान रख सकते हो। क्वेश्चन बनने की चॉइस से तो खैर नहीं है इससे कुछ खास ज्यादा। ये पूछा जाता है कि पेशावर से किसका नाम जोड़ सकते हो, तो खान अब्दुल गफ्फर खान। बाकी बंगाल में भी होता है, बॉम्बे के अंदर, गुजरात के अंदर, यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंदर, बिहार के अंदर, सेंट्रल प्रोविंस, सब जगह पर, पूरे इंडिया के अंदर आप देख सकते हो, पूरे इंडिया के अंदर टैक्स नहीं देंगे, अलग-अलग तरीके का जो डिफरेंट टैक्सेस के लिए मना कर रहे हैं, पूरा जो सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट है पूरे इंडिया में फैल चुका है। इस ड्यूरेशन में असम के अंदर एक आता कुनिगम सर्कुलर। ये क्या है? जैसे हमने पहले कायरली सर्कुलर पढ़ा था उसी तरह का है, व्हिच फोर्स्ड पेरेंट, गार्जियन, स्टूडेंट
टू फर्निश एश्योरेंस ऑफ द गुड बिहेवियर। लिखित में लिखवा रहा था कि आप लोग अच्छा बिहेवियर करोगे, लिख के दो, मतलब किसी भी तरह की कॉलेज वॉलेज को इस तरह। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आ जाए कुनिंगम सर्कुलर किससे रिलेटेड है, तो ये लाइन याद रखिएगा बस। इसके बारे में हम एक और बात करें ना, खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, जिनको मैंने बोला लंबे चौड़े 7 फुट के पठान आदमी, ठीक है, जो गांधी जी की फिलोसफी को फॉलो करते हैं। तो वन ऑफ द टालेस्ट फ्रीडम फाइटर, मैंने बोला 7 फुट के आदमी थे, ठीक है, फ्रंटियर गांधी नाम से जाना जाता है, क्योंकि गांधी की फिलोसफी पे विश्वास रखते हैं। इनके बारे में क्या-क्या मेन चीज़ है कि इनका एक न्यूज़पेपर था जिनका नाम है पख्तून, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। साथ में इन्होंने स्कूल भी खोली वहाँ पे अपने बच्चों के और औरतों को पढ़ाने के लिए। बाद में उसके लिए उनको जेल भी कर दिया गया, लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और जेल से जब वापस आए तो और अच्छे से उन्होंने अपने स्कूल को फैलाया। इस ड्यूरेशन में जो अफ़गानिस्तान के किंग थे, अमानुल्लाह, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया, इनकी जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन जो लोकल मुल्ला लोग थे, वो और ब्रिटिशर्स ने मिलके इनके खिलाफ वो जो साजिश वगैरह करी, इनको जेल वगैरह डालने की कोशिश करी। बट ये कमज़ोर नहीं हो किसी भी चीज़ों से, क्योंकि उनका प्रिंसिपल था गांधी जी वाला, नॉन वायलेंस वाला, सत्याग्रह। उसी पे चलते रहे और सक्सेसफुल होते गए। साथ में एक और चीज़ है, इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन स्टेबलाइज़ की जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार का मतलब है सर्वेंट्स ऑफ गॉड। इनका मकसद था एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वोट द प्रैक्टिस ऑफ द नॉन वायलेंस ब्रदरहुड एंड सर्व ह्यूमैनिटी इन द नेम ऑफ द गॉड। इनका मकसद वही था कि बस नॉन वायलेंस करना है, भाईचारे वाला, और ह्यूमैनिटी जो है वो सेम प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। तो मेन जो हमें फ्रंटियर गांधी के बारे में पता करना है कि पहली बात तो खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम है फ्रंटियर गांधी, क्यों गांधी की फिलोसफी को फॉलो करते थे। इनका जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था पख्तून, ठीक है। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था खुदाई खिदमतगर। जिन्होंने फ्रंटियर गांधी को सपोर्ट करा वो थे असम, जो थे वो थे अफगानिस्तान के एक राजा जिनका नाम था अमानुल्लाह। साथ में जब पार्टीशन होना था, तो उस समय ये था कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन वहाँ पे प्लेबिसाइड होगा, ठीक है। तो उस प्लेबिसाइड में खान अब्दुल गफ्फार खान और इनके सपोर्टर ने मना कर दिया कि हम इस प्लेबिसाइड को बॉयकॉट करते हैं। शायद बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था, अगर वोट कर देते उनके सपोर्टर शायद इंडिया के पक्ष में वोट कर देते, तो शायद हो सकता है पार्टीशन के अंदर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन वो पाकिस्तान पे नहीं जाता, वो इंडिया में हो जाता। बट इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, वो एक थोड़ा-सा गलत हुआ। और जो बाकी जो सपोर्टर थे पार्टीशन का, उन सब ने वोट कर दिया, तो वो पूरी तरह से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन जो पाकिस्तान को मिल गया। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा फ्रंटियर गांधी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। एजिटेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ? कौन-सा? सिविल सीडीएम का। मैं बार-बार सीडीएम शॉर्ट में सीडीएम ही बोलूँगा, है ना? तो सीडीएम का इफ़ेक्ट क्या हुआ? इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ एंड अदर जो आइटम्स हैं, वो बहुत बुरी तरह से डिक्रीज़ हो गए, क्योंकि कोई इंडिया में पहन ही नहीं रहा है। गवर्नमेंट इनकम फ्रॉम लिक्वर, एक्साइज़ एंड लैंड रेवेन्यू वो भी बहुत बुरी तरह से फॉल हो गई है। इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली उसको कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे किस हद तक लोगों का पार्टिसिपेशन था। तो पार्टिसिपेशन ठीक था, वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट ने भी किया, मुस्लिम्स ने भी किया, मर्चेंट एंड पेटी टीचर सबने किया, लेकिन मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन बहुत लो था। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मुस्लिम लीग ने मना किया कि आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करो मुसलमानों को। स्टिल नॉर्थ वेस्ट फ्रेंचन प्रोविंस जहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बाकी जगह नहीं किया, क्योंकि बाकी जगह मुस्लिम लीग के नेताओं ने भड़का दिया था मुस्लिमों को कि आपको नहीं करना, हमें जो भी ये ब्रिटिशर्स कर रहे हैं वो हमारे फेवर में कर रहे हैं। तो मुस्लिम्स का सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं था। सिर्फ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर ही काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। बाकी सबने सपोर्ट किया था इसके अंदर। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया कि ऑर्डिनेंस लाया जिससे सिविल लिबर्टीज़ को बैन कर दिया गया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर गिवन लिबर्टी टू बैन सिविल डिसओबीडियंस ऑर्गनाइजेशन, कि इस तरह की कोई भी ऑर्गनाइजेशन आप उसको बैन कर सकते हो। लाठी चार्ज कर दिया गया, बेचारे जो शांतिपूर्ण जो भी आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट ने इस तरह की टैक्टिक्स अपनाई। इसके अलावा अब इस ड्यूरेशन सीडीएम के ड्यूरेशन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। आपको पता है कांग्रेस ने बॉयकॉट करने का बोल दिया था। कहाँ बोला था? लाहौर 29 90 1929 के सेशन में कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बायकॉट करेंगे। तो कांग्रेस तो जाएगी नहीं इसके अंदर, बिल्कुल कांग्रेस जाती नहीं। तो इसको कांग्रेस बॉयकॉट करता है, और बहुत सारे बिजनेस लीडर हैं वो भी बॉयकॉट कर देते हैं। लेकिन कौन अटेंड करते हैं? मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम लीग वाले, लिबरल्स, ठीक है, लेफ्ट विंग वोल्स वाले बोल सकते हो आप। हिंदू महासभा, अभी हिंदू महासभा समझ रहे हैं कौन से, मतलब सोच के देखो, कांग्रेस को जो उंगली कर रहे थे दो लोग, कब? नेहरू की जो रिपोर्ट आई थी, एक तो मुस्लिम लीग और एक हिंदू महासभा, ये तो थे। और ये दोनों पहुंच गए कहाँ पे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और कांग्रेस नहीं गई, जो एक्चुअली इंडिया को उस समय रिप्रेजेंट कर रही थी। साथ में जो राजा जो प्रिंसली स्टेट के प्रिंसेस थे वो भी पहुंच गए। हम्म, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आती है। तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या आपको याद रखना है कि ये नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक हुई थी। डेट तो कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस है, बाकी दोनों होने वाली हैं, जिसमें ब्रिटिशर्स और इंडियन दोनों बराबर है। वरना जितनी भी कॉन्फ्रेंस होगी और ब्रिटिशर्स ज्यादा होंगे इंडियंस के कंपेरिजन में। तो यहाँ ब्रिटिशर्स और इंडियन का जो पार्टिसिपेशन है वो इक्वल है, ये ध्यान रख लेना। कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था, मुस्लिम लीग और इन सब लोगों ने अटेंड किया था, बस। अब इस ड्यूरेशन में गांधी इलेवन पैक्ट होता है, कब? 25 जनवरी 1931 को। आप देख सकते हो ये कॉन्फ्रेंस कब से हो रही है, नवंबर 1913 से जनवरी 1931 में। तो कॉन्फ्रेंस हो चुकी होगी, गांधी इलेवन पैक्ट होता है।
ठीक है, वाइसरॉय जो है उस समय, उसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, गांधी एंड ऑल अदर मेंबर को अनकंडीशनली रिलीज कर दिया, जो जेल में बंद थे सबको रिलीज कर, जो भी जेल में पकड़ लिए सीडीएम की जो वजह से जिन जिनको जेल में डाल दिया था, वो सबको रिलीज कर देते हैं। तो ये जो पैक्ट है, ये 14 फरवरी 1931 को साइन होता है दिल्ली के अंदर, प्लेस्ड कांग्रेस ऑन इक्वल फुटिंग विद द गवर्नमेंट। अब इसमें क्या-क्या चीज़ है ज़रा समझते हैं, कि वॉइसरॉय इरविन किस-किस बात पे एग्री हो गया। अब किस-किस बात पे एग्री हुआ मैं बाद में बताता हूँ, किस पे एग्री नहीं हुआ मैं पहले बताता हूँ। पहली बात कि पुलिस पब्लिक इंक्वायरी इनटू द पुलिस एक्स, जो पुलिस ने जो भी कांड किया, जो लोगों को मारा है, चाहे वो पेशावर के अंदर लोगों को मारा, उसकी पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए। तो मना कर दिया इसने वॉइसरॉय इरविन ने कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। साथ में ये चीज़ जिसको लेके खास करके जो आरएसएस के एजेंडा वाले जो लोग हैं, जो अंधभक्त लोग हैं, जो बहुत मैटर उठाते हैं, वो ये था कि भगत सिंह और उनके साथ में सुखदेव राजगुरु की जो फांसी हो रही थी, उसकी जो लाइफ सेंटेंस, मतलब फांसी को उम्र कैद में तब्दील करने की जो बात थी, वो नहीं मानी। उसके बारे में उन्होंने मना कर दिया वॉइसरॉय ने कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो ये 2 डिमांड रिजेक्ट कर दी जाती है, बाकी 7 डिमांड मान ली जाती है। और 7 डिमांड कौन-कौन सी है? इमीडिएट रिलीज़ ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर नॉट कन्विक्टेड ऑफ द वायलेंस। जिसने भी हथियार नहीं उठाए, जिसने भी मारा नहीं किसी ब्रिटिशर्स को, उसको अब हाथों-हाथ छोड़ देंगे। रिमिशन छूट, रिमिशन में छूट ऑफ ऑल फाइन नॉट येट कलेक्टेड, जो अभी तक टैक्सेस नहीं लिए गए उनको अब छोड़ दिया जाएगा। साथ में जो भी लैंड अभी तक लिए आपसे जबरदस्ती छीन लिए थे जमीन, और वो किसी अगर थर्ड पार्टी को नहीं बेचे गए, तो वो आपको वापस दी जाएगी। साथ में ये बोला कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, रिजाइन कर दिया, उनके साथ लीनियंट ट्रीटमेंट होगा। अब क्या लीनियंट ट्रीटमेंट होगा वो नहीं पता, लीनियंट ट्रीटमेंट करेंगे। राइट टू मेक सॉल्ट इन द कोस्टल, मतलब अगर आपको अपने खुद के खाने के लिए नमक बनाना है, तो आप वो बना सकते हो, बेचने के लिए नहीं बनाओगे। राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग, मतलब वही आपको धरना देना है तो दे सकते हो, लेकिन वो शांतिपूर्ण धरना होना चाहिए। साथ में बोला कि जो इमरजेंसी ऑर्डिनेंस है, वही कि जेल में डाल देंगे बिना किसी उसके, कोर्ट के सामने पेश करें, उन सबको विड्रॉ कर देंगे। तो ये 7 तो डिमांड मान ली, सातों की सातों डिमांड इंपॉर्टेंट है। जो 2 नहीं मानी है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, गांधी किस बात के लिए एग्री हुआ, तो ये तो चलो एरविन ने माना, अब पैक्ट हुआ तो गांधी भी तो किसी बात को मानेंगे। तो गांधी किस बात के लिए, कि सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट को यहीं खत्म कर दिया जाता है। दूसरा, टू पार्टिसिपेट, ये बोला कि अगली जो राउंड, अभी अभी तो कांग्रेस बायकॉट कर रहा था, बट अब क्या बोला कांग्रेस, चलो ठीक है, अब हम अगली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे 3 मैटर पे। 3 मेन मैटर थी, कौन सी? फेडरेशन, फेडरेशन मतलब समझिएगा आप, सेंट्रल स्टेट के बीच रिलेशन, इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इंडियन को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एंड रिजर्वेशन एंड सेफगार्ड, ये बेसिकली इलेक्ट्रोड, जो सेपरेट इलेक्ट्रोड चला, इन 3 मैटर के ऊपर गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ पर थे कांग्रेस के बिहाफ से। ठीक है, तो ये है पूरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, काफी बाकी है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन, देखते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या क्या चीज थी। तो देखिए क्या चीज है, सबसे पहले मास मूवमेंट वाज नेसेसरली शॉर्ट लिव, मतलब ये था कि गांधी जी ने क्यों सस्पेंड करा, कि भाई इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सस्पेंड करने के पीछे रीजन क्या, तो गांधी जी का कहना ये था कि जब इतना बड़ा मूवमेंट होता ना, तो बहुत लंबे टाइम तक वो चलता नहीं है। जैसे किसान आंदोलन में देख लो, किसान आंदोलन में बहुत बड़े तादाद में आ रहे हैं, तो बहुत लंबे टाइम तक ये आंदोलन चलते नहीं है, ये पता है, पॉलिटिक्स में भी सब लोग जानते हैं चीजों को। तो एक टाइम के बाद वो कमजोर होता ही होता है। तो इसलिए बेटर है कि उस खामी को खत्म कर दें। बाद में हालांकि वो स्ट्रगल, ट्रूस और स्ट्रगल की स्ट्रेटजी अपनाएंगे बाद में। इसका मतलब होता है कि पहले आप आंदोलन करो, बीच में थोड़ा थम जाओ, गवर्नमेंट को मौका दो सोचने का, फिर वापस एकदम आंदोलन करो। तो कुछ वही पॉलिसी समझ लो, तो सेम चीज है, मास मूवमेंट आर नेसेसरली शॉर्ट लिव। साथ में बोला कैपेसिटी ऑफ द मासेस टू मेक सैक्रिफाइसेस अनलाइक दैट ऑफ द एक्टिविटीज एक्टिविस्ट इज लिमिटेड। मतलब वो ये कि जितना गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू सैक्रिफाइस कर सकते हैं, इतना आम लोग नहीं कर सकते। तो उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है, वो जिंदगी भर बैठ के हम धरना नहीं दे सकते, या भूखे प्यासे नहीं रह सकते, तो सोचना पड़ेगा उनके बारे में। और तीसरा ये बोला कि देर वाज अ साइन ऑफ एग्जॉस्शन, थकान हो चुकी थी, शॉपकीपर, मर्चेंट वगैरह जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको लग रहा था कब तक हम लोग ऐसे बैठ रहेंगे। तो वो जो किसान आंदोलन के साथ आप इसको लिंक कर सकते हो। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से गांधी जी ने सिविल सीडीएम को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, आइए जरा, अब ये है बहुत अच्छी पॉइंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और इनका कंपैरिजन है दोनों में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपको बताइए कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन वाला, वो भी सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों सस्पेंड किया गया था, क्यों मोपला रिवोल्ट हो गया था, पता ही आपको वहां पे। ठीक है, और दूसरी बात, जो खिलाफत का मेन इशू था वो ही दब गया, क्यों, क्योंकि मूसा जो है, मुस्तफा मूसा, उनके अंडर में वहां पे रिवोल्ट हो गया था तुर्की के अंदर, जो सर सुल्तान को गिरा दिया गया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी। अभी दोनों में कंपैरिजन चल रहा है। तो ये कि जो पहले हम बात करें सीडीएम की, द स्टेट सीडीएम ऑब्जेक्टिव दिस टाइम वाज कंप्लीट, पहले हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करें। पहले क्या था कि बस आप थोड़ा बहुत हमको सुरा दे दो, नॉन कोऑपरेशन, यहाँ तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड हो रही है। दूसरा, मेथड इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ लॉ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सीडीएम में क्या बोला गया कि हर लॉ को तोड़ दो, बल्कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ऐसा नहीं था। तीसरा, देयर वाज अ डिक्लाइन इन द प्रोटेस्ट, मतलब सीडीएम में जो लॉयर्स अपनी प्रैक्टिस छोड़ते हैं, या स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल छोड़ के जो नेशनल स्कूल ज्वाइन करे, वो कम हुआ, बट वो कम हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत ज्यादा था।
तो मतलब यहाँ डिक्लाइन हुआ, यहाँ उतना नहीं था। तो इसके कंपैरिजन में इसको कमी करने के लिए ये लिखा, छठा पॉइंट पढ़ो, बट मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट एंड बिजनेस ग्रुप कंपनसेटेड फॉर द डिक्लाइन ऑफ अदर फीचर, कि जो कमी हो रही है उस कमी को किसने पूरा कर दिया, बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन का, पीजेंट का, गरीब किसानों वगैरह का और बिजनेस ग्रुप्स का। इसके अलावा मुस्लिम पार्टिसिपेशन बस वो उतना ही था जितना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में था, उतना ही मुस्लिम पार्टिसिपेशन था, कुछ ज्यादा भी नहीं, खास नहीं। नो मेजर लेबर, कोई भी बहुत ज्यादा कोई है ना आंदोलन टाइप से नहीं हुआ, जो खास करके कोई कम्युनल रॉयट नहीं हुआ, जैसा मपिला हुआ था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम पे, लिख दिया मैंने यहाँ पे। साथ में द नंबर ऑफ दोज इन प्रिजन वाज अबाउट 3 टाइम्स, जितने लोगों को जेल डाला गया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट टाइम में, इस बार वो 3 गुने थे। साथ में बोला इस बार जो कांग्रेस है वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरी थी। तो ये सारे पॉइंट है जो मेंस में हमें इन दोनों में जो कंपैरिजन करेंगे उसमें लिखेंगे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का सीडीएम के साथ। तो ये हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो गया खत्म। ठीक है, अच्छा भी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी है, पूरा खत्म हो जाएगा। तेज की भाग रहा है, एक सेकंड, एक सेकंड चाहिए, थोड़ा सा ना पीडीएफ ऐसे जल्दी से। अभी हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बात है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, अभी आगे देखो। अब होता है इस रोज में कराची कांग्रेस सेशन 1931 में, मैं उसको थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कौन से सेशन के बारे में बात करें। सेशन हमारे पास ये रहा 1931 में कराची के अंदर सेशन हुआ था, इसके अंदर वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट है। इसमें क्या हुआ था कि फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया था, और गांधी इरविन जो पैक्ट था उसको पास कर दिया गया था, मतलब मान लिया था कि चलो ठीक है, तुमने जो गांधी जी जो बात करके आए हुए थे उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। तो देखते एक बार कराची सेशन ये जो हुआ, इसमें क्या हुआ, वही कि गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स कर दिया गया। ये पॉइंट आपको बताया कि इंडोर्स द गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, इसके अलावा थ्रू आउट गांधी रूट टू कराची, जब गांधी कराची जा रहे थे इस सेशन के लिए, ही वाज ग्रीटेड विद द ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द पंजाब नौजवान भारत सभा। ये वही नौजवान है जो भगत सिंह ने स्टेबलाइज करी। तो जब गांधी जाते पूरे रास्ते में काले झंडे दिखाए गए, क्यों? क्योंकि भगत सिंह को फांसी से नहीं बचा पाए, इसलिए। अब देखो क्या रेजोल्यूशन लिया कांग्रेस ने कराची सेशन के अंदर। एक तो वही कि दिल्ली पैक्ट को इंडोर्स करा, दूसरा गोल ऑफ पूर्ण स्वराज, जो पूर्ण स्वराज का गोल था वो वापस से रिट्रीट कर दिया, मतलब हम वही पूर्ण स्वराज को अभी भी मानते हैं। साथ में जो भगत सिंह, राजदेव और सुखबीर उन्होंने जो भी सेक्रीफाइस किए उनको एडमायर किया गया। साथ में 2 रेजोल्यूशन पास कर दिए गए, एक फंडामेंटल राइट के ऊपर, एक नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर। मैंने वहां पे पीडीएफ के अंदर सिर्फ ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, और ये पॉइंट लिखा हुआ है। 2 पॉइंट मैंने लिखे नहीं, तो दोनों पॉइंट को आप चाहो तो उस पीडीएफ के अंदर यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि ये जो 1930 में कराची सेशन हुआ था, इन दोनों पॉइंट के अलावा 2 चीजें और हुई कि भगत सिंह उनकी डेथ को उन्होंने एडमायर किया गया। साथ के साथ एक पॉइंट और हुआ, कौन सा पॉइंट था एक और, मांग थी, उस पूर्ण स्वराज की मांग को कंटिन्यू किया गया। पूर्ण स्वराज को जो पहले बोला गया 1929 सेशन के अंदर, वही चीज 1930 में कोई सेशन नहीं हुआ, ध्यान रखना। ये देखो 1929 के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग हुई, 1930 में कुछ नहीं हुआ, 1931 में दोबारा से उस पूर्ण स्वराज की मांग को ही आगे कंटिन्यू किया गया। गांधी इरविन पैक्ट को बीच में उसको एंडोर्स कर दिया। चलो आगे देखते हैं। अब ये सब मैं आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ाऊंगा, पूरा एकदम इतना स्मूथली दिमाग में जाएगा तो मजा आ जाएगा आपको, बस थोड़ा डिटेल है तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब फंडामेंटल राइट के अंदर क्या क्या चीजें वो सब लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट में इतना थोड़ा ये सब बता दिए कि फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू असेंबली वगैरह वगैरह, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के अंदर क्या है कि कंट्रोल, ये सब बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए, बट पढ़ लीजिए, मेरे हिसाब से कुछ खास इंपोर्टेंस किया नहीं। अब हम बात करते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन सी है आप पता है ना, जिसके अंदर गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है या बोले सेकंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसके बाद होगा स्टार्ट, बात में करते हैं। तो कांग्रेस एग्री टू अटेंड अंडर द दिल्ली पैक्ट, जाती है कांग्रेस, गांधी जी भी जाते हैं। कहाँ होती है? लंदन के अंदर होती है। नॉट मच वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, लेकिन बहुत कुछ चेंज हो गया। ठीक है, एक वहां पे एक बंदे विंस्टन चर्चिल करके ना ब्रिटेन में, वो और उनके साथ में एक और बंदा है, बताता हूँ बेसिकली उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, पूरे ड्यूरेशन बताता हूँ। उन्होंने बोल दिया कि कांग्रेस तो जो है ना, कांग्रेस तो हिंदू पार्टी है, ये तो मुस्लिम पार्टी तो है ही नहीं। मुस्लिम को तो कांग्रेस तो इंडिया को रिप्रेजेंट करती ही नहीं है, तो हम इनकी बात क्यों माने? मतलब अपनी बातों से पलट गए। एक तो सीडीएम तो इन्होंने पहले बंद करवा दिया दिल्ली दिल्ली पैक्ट के अंदर कि भाई चलो ठीक है तुम सीडीएम को बंद कर दो, और यहाँ के पलट गए। यहाँ के क्या बोलते हैं कि कांग्रेस तो हिंदू पार्टी है। तो इसके दिमाग खराब होता है गांधी जी का, और सीडीएम को दोबारा लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है, तो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं पढ़ के बताता हूँ, एक बार देख लीजिए आप। द राइट विंग इन ब्रिटेन लेड बाय द चर्चिल, ठीक है, स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट नेगोशिएटिंग विद द कांग्रेस ऑन इक्वल। क्योंकि चर्चिल क्यों करेगा? क्योंकि उस समय जो गवर्नमेंट थी वो किसकी थी? मैकडोनल्ड की थी, डेमोक्रेट्स की, जो लेबर पार्टी थी। ठीक है, तो ये चर्चिल जो है राइट विंग हुई, तो राइट विंग विचारधारा वाले जो होते हैं, तो ये बोलते हैं आप क्यों नेगोशिएट कर रहे हो कांग्रेस की, जबकि कांग्रेस तो ये पूरी तरह इंडिया को रिप्रेजेंट करती भी नहीं, ये तो हिंदू पार्टी है। ठीक है,
तो उससे क्या होगा, यहाँ पे गांधी जी fought desperately against this concentrated move to make all constitutional progress conditionally on solving this issue. बेसिकली ये कि गांधी जी गुस्सा होकर वापस सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाएगा। आइए जरा, दिस सेशन एंडेड विद द मैकडोनल्ड कुछ अनाउंसमेंट करता है। ये पूरा जो सेकंड राउंड टेबल की बात, मैकडोनल्ड जो है इसका प्रेसिडेंट, जो इसका क्या बोलते हैं, ब्रिटेन का जो क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर। तो कुछ अनाउंसमेंट करता है ये कि 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बनाई जाएगी, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और एक सिंध। साथ में बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूट कंसल्टेटिव कमेटी बनाई जाएगी, 3 एक्सपर्ट कमेटी बनेगी फाइनेंस, फ्रेंचाइजी और इंडियन स्टेट के ऊपर। साथ में बोला गया द प्रोस्पेक्ट ऑफ यूनिलैटरल ब्रिटेन कम्युनल अवार्ड इफ इंडियन फेल टू एग्री। वही मतलब वापस से वो जो कम्युनल अवार्ड वगैरह वो दिए जाएंगे अगर ये मानते नहीं है तो। इन सब से खफा होके जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है डिसाइडेड टू रिज्यूम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेन। तो दोबारा से लॉन्च कर दिया था। तो ये पूरा क्यों हुआ? क्योंकि ये सब कुछ कांड कर दिया इन्होंने कांग्रेस को ही हिंदू पार्टी बोल दिया। अच्छा, इस रूल में टूरिस्ट पीरियड का मतलब क्या है? मार्च से लेके देखो, ये तो दिसंबर को लॉन्च किया गया ना, तो टूरिस्ट पीरियड मतलब वो पीरियड जब कुछ नहीं हुआ, शांति बढ़ी पूरे में। तो ये पूरा छोड़ देना, कुछ खास नहीं है। गवर्नमेंट का एटीट्यूड बदल गया है। कैसे बदल गया? गांधी वुड नॉट बी परमिटेड टू बिल्ड अप द टेम्पो फॉर द मास मूवमेंट अगेन। तो अब पूरा इस ड्यूरेशन में गवर्नमेंट अपनी पूरी प्लानिंग के साथ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, पूरी प्लानिंग कर ली। गांधी को मौका ही नहीं देंगे कि दोबारा से इतनी बड़ी मूवमेंट को खड़ा करी जाए। सेकंड चीज, गुडविल ऑफ कांग्रेस वाज नॉट रिक्वायर्ड बट ऑफ दोज हु सपोर्टेड द ब्रिटिश अगेंस्ट द कांग्रेस गेट गवर्नमेंट। मतलब बेसिकली ये कि जो कांग्रेस के खिलाफ खासकर मुस्लिम लीग के बारे में बात हो रही है, उनका सपोर्ट चाहिए, इनको कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए नहीं। द नेशनल मूवमेंट वुड नॉट बी अलाउड टू कंसोलिडेट इटसेल्फ इन द रूरल एरिया। गांव में जाने की परमिशन मिलेगी नहीं इस बार इनको। ठीक है, पूरी तरह से मतलब हर तरह से इनको पूरा ब्लॉक करने की परमिशन दे दी। इस बार पूरी तैयारी के साथ है ब्रिटेन कि अगर इस बार दोबारा सीडीएम लॉन्च करता है तो हमको सक्सेस होने नहीं देंगे। आफ्टर द सीडब्ल्यूसी हैड डिसाइडेड टू रिज्यूम द सीडीएम, द न्यू वायसरॉय, किसका नाम, क्या नाम है इसका, विलिंगडन, रिफ्यूज्ड ए मीटिंग विद गांधी ऑन 31 दिसंबर 1931। तो मना कर देते हैं गांधी के साथ कोई मीटिंग नहीं की, उन्होंने लॉन्च कर दोबारा, तो गांधी के साथ क्या मीटिंग करनी, और गांधी को दोबारा जेल में पकड़ डाल देते हैं। तो ये पूरा जो ड्यूरेशन है, ये दोबारा से सीडीएम लॉन्च करने वाला ड्यूरेशन है। अब जब दोबारा से सीडीएम लॉन्च होगा तो इसके अंदर भी कुछ चीज होंगी। उससे पहले मैं चाहता हूँ एक बार ऊपर का देख लो, क्योंकि अब काफी ज्यादा होगा, बहुत बड़ा सीडीएम हो गया। आपके दिमाग में ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कितनी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं, बहुत लिमिटेड चीजें। मैं दोबारा दिखाता हूँ एक बार। तो जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज के बारे में पढ़ लो तथा सेकंड फेज के बारे में कि सेकंड फेज 1932 से लेकर 34 तक है। पॉपुलर रिस्पांस इसको बोलता है, बट ये ज्यादा चला नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि 2 रीजन थे कि गांधी जी और बाकी जितने भी लीडर उनके पास टाइम नहीं था कि दोबारा से उतना बड़ा टेम्पो बिल्ड किया जाए, और दूसरा जो लोग थे वो भी इस बार प्रिपेयर नहीं थे। ठीक है, इसलिए गांधी जी इस मूवमेंट को 2 साल के अंदर ही 32 में स्टार्ट होता है और 1934 के अंदर इस सीवीडीएम को वापस से बंद कर देते हैं, वापस से इसके लॉन्च को बंद कर, मतलब खुद ही मना कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है अब इतना बड़ा कोई होने नहीं वाला है। बट मेन जो चीज है सेकंड टाइम का, सेकंड टाइम पे कि इस सेकंड टाइम जो सेकंड सीडीएम लॉन्च किया था, सेकंड सीडीएम के अंदर इतना सही है कि सेकंड सीडीएम के अंदर वो ज्यादा टाइम मिलता नहीं गांधी और अदर लीडर को टेम्पो बिल्ड करने का, और जो लोग हैं वो भी प्रिपेयर नहीं है, तो इसको सस्पेंड कर दिया था। लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इस सेकंड के अंदर काफी सारी चीजें होती है, बट इस बार क्योंकि आपको पता है जो फर्स्ट सीडीएम लॉन्च हुआ था उसमें कोई भी अपसर्ज नहीं हुआ था, जैसे कि मैपला रिपोर्ट हुआ था एनसीएम के टाइम पे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाइम में। तो इस बार फर्स्ट सीडीएम, बट सेकंड सीडीएम में हुआ। सेकंड सीडीएम जो है उसके साथ 2 अपसर्ज है, एक कश्मीर का, एक अलवर का, वो कोइंसाइड करते हैं। तो ये आ सकता है कि सेकंड सीडीएम के टाइम पे 2 रिवोल्ट वाले 2 अपसर्ज हो, जो कश्मीर में होता है, अलवर में होता है। तो ये यहाँ तक हमने सीडीएम पूरा पढ़ लिया। अब मैं जल्दी से आपको शॉर्ट नोट्स में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि शॉर्ट नोट्स में कितना हमको पढ़ना है। जो मैंने इतनी सारी बकवास करी है उसमें कितना हमारे काम का है। आइए जरा ध्यान से सुनिए, पूरे पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। कलकत्ता सेशन 1928 क्या बोला जाता है? कंप्लीट कि डोमिनो स्टेट नहीं चाहिए हमको, कंप्लीट इंडिपेंडेंट जो है, इस जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड है वो उठाई जाती है। रेमेस के मैकडोनल्ड की पार्टी ब्रिटेन में पावर में आती है, वो इरविन को भेजते हैं, इरविन इंडिया में आता है और बोलता है 31 अक्टूबर को कि आपको एक काम करें, आपकी जो डोमिनो स्टेटस है उसकी डिमांड के लिए हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करेंगे। डे आफ्टर दिल्ली मैनिफेस्टो होता है। दिल्ली मैनिफेस्टो में क्या बोला जाता है कि राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है उसका पर्पस क्या है? इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ डोमिनियन स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, मेजर रिप्रेजेंटेटिव जो मतलब कांग्रेस, इसको बेसिकली कांग्रेस बोलती है, बट इरविन इसको मानता नहीं है। ठीक है, और साथ में बोलता है एमनेस्टी एंड जनरल पॉलिसी ऑफ द कंसोलिडेशन, इरविन रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद लाहौर सेशन होता है, उसके बाद पता ही है 4 मेन चीज कि आरटीसी का बाइकआउट करेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, सिविल सीडीएम को लॉन्च कर दिया जाता है और 26 जनवरी को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे में आया था। तो मुझे बताओ अभी तक इतना से इतना, ये एक सेकंड होगी और छोटा करता हूँ, ये इस पूरे में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पॉइंट जो ऐसा कोई याद नहीं हो अभी तक, हर एक पॉइंट आपके दिमाग में बस जाना चाहिए, जितना भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है पूरा पूरा यहीं से पढ़ लो, यहीं याद कर लो। वीडियो रोक लो, वीडियो पॉज कर लो, तो यहीं याद कर लो।
बोलिए, याद हो गया आपको पूरा? आगे बढ़ें? भी प्लीज़ दिमाग में रखिएगा कि कांग्रेस का जो कलकत्ता सेशन होता है 1928 के अंदर, उसके प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू थे और जो लाहौर में सेशन होता था उसके जवाहरलाल नेहरू थे। 1930 में कुछ हुआ ही नहीं। 1931 में जो कराची सेशन हुआ उसका वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि तीनों सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सीडीएम को तीनों सेशन से जोड़ा जा सकता है, ठीक है? इसे तीनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलो, यहाँ तक तो बात होगी, अब आगे बात करते हैं। दिल्ली मैनिफेस्टो होगी, अब आते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने से पहले गांधी जी ने 11 डिमांड रखी अपनी कि भाई 31 जनवरी तक तुमने अगर मेरी डिमांड मान ली तब तो ठीक है, अगर नहीं मानोगे तो मैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा। तो ये डिमांड रखी, सारी डिमांड मैंने आपको बता दी। तो उसके बाद गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए कहाँ से शुरुआत करते हैं? दांडी मार्च से। 12 मार्च को स्टार्ट करते हैं, 6 अप्रैल तक खत्म होता है। गांधी और साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में, वहाँ के मेंबर मिलकर जाते हैं, 240 माइल्स अप्रोक्सीमेट चलते हैं और साल्ट लॉ को तोड़ देते हैं। साथ रखिएगा, जो गांधी जी ने दांडी मार्च किया, सिमिलर मार्च हुआ था तंजोर कोस्ट पे सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए, बट वो किसने किया था? सी राजगोपालाचारी। इसी ड्यूरेशन में सी राजगोपालाचार्य, सिमिलर मार्च तंजोर कोस्ट पे ना। इसी ड्यूरेशन में एक कोनिंगम सर्कुलर आता है। कोनिंगम सर्कुलर क्या बोलता है कि वही कि अच्छा बिहेवियर फर्निश करने के लिए पेरेंट्स को, गार्जियन को, स्टूडेंट को बोला जाता है, किसी तरह कॉलेज को बाइकआउट नहीं करोगे, इस तरह से। तो ये आ गया। इस ड्यूरेशन में खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी के बारे में क्या था कि टॉलेस्ट फ्रीडम फाइटर थे। इनका जो न्यूज़पेपर था उसका नाम पख्तून था। जिस किंग ने इनको सपोर्ट किया अफगानिस्तान के किंग थे, नाम था अमनुल्ला। इनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन का नाम था खुदाई खिदमतगार। अच्छा, पार्टीशन के अगेंस्ट में थे, इन्होंने बाइकआउट किया प्लेबिसाइड का। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आती है उसके अंदर किसी भी तरह के डोमिनो स्टेटस का मेंशन नहीं होता है। ये एक ड्रॉबैक और है साइमन कमीशन का, ठीक है? तो इसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसको अकेली ऐसी कॉन्फ्रेंस है जहां इंडियंस और ब्रिटिशर्स इक्वल नंबर पे हैं। कांग्रेस बॉयकॉट करती है, मुस्लिम लीग, लिबरल्स, हिंदू महासभा इसको अटेंड करते हैं। देर आफ्टर जो इरविन को भेजा जाता है गांधी से समझौता करने के लिए, इरविन आते हैं, गांधी जी समझौता करते हैं, इसको दिल्ली पैक्ट बोलते हैं। उसमें क्या चीज बोले कि हम ये शायद 7 डिमांडें मान लेंगे आपकी, बट भगत सिंह को छोड़ने की और जो पुलिस जिसने भी मारा लोगों को उनके ऊपर इंक्वायरी करने वाली डिमांड आपकी नहीं मानेंगे। 7 डिमांड कौन कौन सी मैंने आपको बता दी, पहले इनके बारे में बात कर ली अच्छे से। डे आफ्टर गांधी की इस बात के लिए मान जाते हैं कि हम सीडीएम को यहीं सस्पेंड कर देंगे और जो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। याद करिए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये कहाँ डिसाइड होता? लाहौर सेशन में। लाहौर सेशन के अंदर 1929 में कि हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जो सेकंड में पार्टिसिपेट करेंगे ये कब डिसाइड हुआ? दिल्ली पैक्ट के बाद, इरविन आया उसके बाद। किन 3 मैटर पे जाने वाले थे गांधी जी? फेडरेशन, इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिजर्वेशन एंड सेफगार्ड्स के ऊपर। उसके बाद कराची सेशन होता है, वल्लभ भाई पटेल वाला, ठीक है? ये वाला कराची में आपको बता दें, कराची सेशन ये वाला वल्लभ भाई पटेल वाला, ठीक है? इसके अंदर आपको पता है क्या चीज होती कि गांधी इवन पैक्ट को इंडोर्स करके मान लेते हैं कांग्रेस वाले। फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर रेजोल्यूशन पास हो जाता है, जिसको ड्राफ्ट फंडामेंटल राइट को किसने ड्राफ्ट किया? जवाहरलाल नेहरू ने। इस ड्यूरेशन में जब कराची जाते हैं तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। तो कराची कांग्रेस सेशन 29 मार्च 1931 को होता है, मार्च में हो जाता है, स्पेशल सेशन है, जनवरी मार्च में होता नहीं, दिसंबर में होता है सेशन। गांधी जी को काले झंडे दिखाते हैं पंजाब नौजवान भारत सभा के लोग। यहाँ कुछ रेजोल्यूशन पास कर दिया था, जैसे क्या क्या बोला जाता है कि एडमायर द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ द तीनों जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की ब्रेवरी को एडमायर किया जाता है। दिल्ली पैक्ट को इंडोर्स कर दिया जाता है। पूर्ण स्वराज जो था उसको वापस से रीट्रीट करते थे कि हम पूर्ण स्वराज जो मांग थी 1929 में, उसी को अभी दोबारा बोलते हैं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। 1930 में तो कुछ हुआ ही नहीं था। साथ में फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है। इनके बारे में 2 पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं। डे आफ्टर फर्स्ट टाइम कांग्रेस स्पेल आउट स्वराज, मतलब स्वराज एक्चुअल में स्वराज का मतलब क्या है वो यहां से समझ में आता है इनसे। फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम समझ एक्चुअल में स्वराज का मतलब क्या है। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे कि दिल्ली पैक्ट में डिसाइड था कि गांधी जी आएंगे, गांधी जी गए दिल्ली लंदन के अंदर, लेकिन वो एक चालाकी छोड़ देते हैं उस समय कि जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है, विंस्टन चर्चिल, वो बोल देते हैं कि भैया ये जो कांग्रेस है ये तो हिंदू पार्टी है, तो मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रही है, तो इनको कैसा भी बोल सकते हैं कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उससे गुस्सा होकर गांधी जी वापस आता है इंडिया में और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सेकंड फेज लॉन्च कर देता है, लेकिन इस बार वो सक्सेसफुल होता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग तैयार नहीं थे, गांधी जी के पास इतना टाइम नहीं था, वो टेम्पो बोल्ट पर ब्रिटिश इंडिया पूरी तरह से तैयार थी कि इनको पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। बट एक नई चीज हुई, सेकंड सिविल जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है उसमें इस बार 2 अपसर्जेस होंगे, एक कश्मीर के अंदर, एक अलवर के अंदर। फर्स्ट के अंदर नहीं हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में जरूर हुआ था, उसको था मोपीला अप्रोच, ठीक है? तो सीडब्ल्यूसी रिज्यूम सीडीएम 29 दिसंबर 1931 को रिज्यूम करते थे, बट सेकंड फेज इतना ज्यादा चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई टाइम नहीं था इस बार लीडर्स के पास वापस उतना टेम्पो बिल्ड करने के लिए, और जो लोग थे वो भी तैयार नहीं थे, ठीक है? हाँ, बस 2 अपसर्ज होता है इस ड्यूरेशन में, कश्मीर में, एक अलवर में। तो देखिए भाई, ये सीडीएम हमारा हो जाता है खत्म यहीं पे, डन। नोट्स इस हिसाब से तो बहुत बड़ा है, बट हम देखा मैंने शॉर्ट नोट्स में जो जो पॉइंट एक्चुअल में हमको याद रखने जैसे हैं, मैंने वही पॉइंट के बारे में बात करी, फालतू पॉइंट नहीं बताया आपको कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो।
जो पॉइंट याद रखे जा सकते हैं सिर्फ वही पॉइंट मैंने आपको बताया। देखो एक बार दोबारा जल्दी से देख लो, है ना? मेन पॉइंट दोबारा देख लो। हमने कहाँ तक बात कर ली थी? एक बार दोबारा मैं आपको क्वेश्चन से पहले आपको थोड़ा-सा दिमाग में जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ कि सबसे पहले तो यार आप इन 3 सेशन को याद करो यार। सबसे क्योंकि बार-बार है ना ये परेशान कर रहे हैं हमको। ये कलकत्ता वाला सेशन एक ये, एक लाहौर वाला एक ये और एक कराची वाला, ये तीनों आ रहे हैं और 1930 में तो कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है? ये प्लीज़ याद कर लो कि सबसे पहले 1928 के कलकत्ता सेशन में क्या डिसाइड किया गया? इसमें डिसाइड किया गया कि हमें मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसमें ये डिसाइड किया गया था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ये लिखा नहीं था। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड हुई थी और वो अगले सेशन के अंदर रिट्रीट कर दी जाएगी। डोमिनो स्टेटस नहीं चाहिए। ये देखो ध्यान से 1928 के अंदर सेशन हो गया था कि विदिन अगर 1 साल के अंदर डोमिनो स्टेटस नहीं दिया, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस होंगे। ये सेशन में डिसाइड किया गया। तो ठीक है। उसके बाद इरविन ने क्या बोला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। हम दोबारा से डोमिनो स्टेटस पे डिस्कशन करने के लिए दिल्ली मैनिफेस्टो जो कांग्रेस बोलती है, वो क्या बोलती है कि भई ठीक है, हम कांग्रेस रिप्रेजेंट करो। ये जो आप जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसका पर्पस क्या होना चाहिए? डोमिनो स्टेटस ये बता दिया मैंने पहले। फिर लाहौर सेशन होता है, उसमें 4 डिमांड रखी जाती है। सीवीडीएम जो है उससे पहले गांधी जी अपनी 11 डिमांड रखते हैं, नहीं मानते, डांडी मार्च कर देते हैं। डांडी मार्च कर देते हैं, उसमें वो फाइनली लॉन्च कर देते हैं। उसमें खान अब्दुल गफ्फार खान है जो आपको पता है कि पेशावर के अंदर है। फ्रंटियर गांधी जिनको बोलते हैं, उनके बारे में इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन रिपोर्ट में किसी तरह का डोमिनेट स्टेटस का मेंशन था ही नहीं। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, कांग्रेस उसको बॉयकॉट करती है, बट ये अकेली ऐसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जहाँ इंडियन और ब्रिटिशर इक्वल नंबर पे थे। उसके बाद इरविन आते हैं। इरविन आके गांधी जी को समझाने की कोशिश करते हैं। गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसे दिल्ली पैक्ट बोलते हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा छोड़ के और जो पुलिस ने लोगों को मारा था उन पे इंक्वायरी की छोड़ के बाकी सब डिमांड मान ली जाती है। गांधी जी सीडीएम को वहीं पे पोस्टपोन कर देते हैं। ठीक है, सीडीएम को सस्पेंड कर देते हैं और नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ भर देते हैं। इस ड्यूरेशन में कराची सेशन होता है 29 मार्च 1931 में, क्योंकि ये गांधी इरविन पैक्ट के जस्ट बाद कराची सेशन है, वल्लभ भाई पटेल वाला। उसके अंदर गांधी का दिल्ली जो पैक्ट हुआ था, दिल्ली पैक्ट हुआ था इरविन के साथ, उसको मान लिया जाता है। तीनों शहीदों की को एडमायर किया जाता है। पूर्ण स्वराज जो 1929 में बोला हुआ था वो एज इट इज मान लिया जाता है और 2 रेजोल्यूशन पास होता है फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर। तो यहाँ देख लो दोबारा से कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बट कब? इफ डोमिनो स्टेटस नॉट गिवन इन 1 ईयर। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ताकि हम जब ये पीडीएफ पढ़े तो हमें पूरा याद आ जाए। बाकी यहाँ तो ठीक है, तीनों के तीनों चारों पॉइंट ठीक है। 1931 में गया कराची के अंदर फंडामेंटल राइट रेजोल्यूशन ये हो गया। गांधी इनफैक्ट साथ में 2 पॉइंट और हैं यहाँ पे। एक तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, नीचे कर देता है। एक पॉइंट और 1931 में कि यहाँ क्या हो जाएगा, वही पूर्ण स्वराज वाला। पूर्ण स्वराज जो है उसको रीट्रेड करेंगे। और दूसरा एडमायर किसको? थ्री तीनों शहीदों को। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो तीनों सेशन के बारे में मेन मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको पूरे पॉइंट याद आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। गांधी जी जाते हैं लंदन में होती है। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट करने। बट वहाँ क्या अनाउंसमेंट कर देते हैं ये ब्रिटिशर्स कि 2 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस और बनाई जाएगी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध। साथ में एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूटिव कमेटी सेटअप की जाएगी और 3 एक्सपर्ट कमेटी बनेगी, एक फाइनेंस के ऊपर, एक फ्रेंचाइजी मतलब वोटिंग राइट्स के ऊपर और एक नेक्स्ट इंडियन स्टेट इंक्वायरी के ऊपर। खफा होके गांधी जी सीडीएम को दोबारा लॉन्च कर देते हैं 29 दिसंबर 1931 को। सेकंड फेज में इतना पॉपुलर हो नहीं पाता। ठीक है, ये पूरा बता दिया। इसमें 2 चीज़ें कश्मीर और अलवर वाला। तो मैंने 3 से 4 बार ये चीज़ आपके सामने रिपीट कर दी ताकि ये आपके दिमाग में बस जाए। अब जल्दी से बताओ मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ कमेंट में। अब क्वेश्चन से देखते हैं हमको कितना याद हुआ। चलो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपके सामने सिंपल सा कर ही रखा है। अरे सॉरी 1 सेकंड रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताओ। फोकस आपको बताइए फंडामेंटल राइट जो है। क्वेश्चन नंबर 29 बताओ। 1929 का जो सेशन था कौन सा वाला? पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला, लाहौर सेशन जो था। पहले कलकत्ता, फिर लाहौर, फिर कराची। तो बिल्कुल सी बात है। 1929 के सेशन के अंदर क्या बोला गया था? पूर्ण स्वराज वाला। तो डी ऑप्शन है। तो डी पूर्ण स्वराज को रिट्रीट किया गया था। अच्छा चलो ये क्वेश्चन है। ये तो खैर एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन आगे पढ़ लीजिएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। तो उसके बाद ज़्यादा डिटेल मैंने बताई नहीं, तो यहाँ देख लीजिएगा आप इसको। नेक्स्ट ये वाला जी, वो ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज मार्च ऑन द तंजोर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। बताओ। क्वेश्चन नंबर 33। बिल्कुल, ये मैंने आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि सेम गांधी जी जैसा मार्च भी चलाया था, वो किसने चलाया? सी राजगोपालाचार्य, तंजोर कोस्ट के ऊपर। ठीक है, राजगोपालाचारी। ये बताइए 26 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताओ। लाहौर सेशन था, उसमें टोटल 4 डिमांड थी। एक
कि पूर्ण स्वराज, दूसरा सीडीएम लॉन्च करने का था, तीसरा आरटीसी का बायकॉट करेंगे, फर्स्ट आरसीटी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना है उसका, और चौथी जो डिमांड थी वो थी कि 26 जनवरी को फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे की तरह मनाया जाए। तो आइए जरा पढ़ते हैं चार ऑप्शन कौन कौन सही लग रहा है। द कांग्रेस पास्ट ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बिल्कुल सही बात है, पहला तो बिल्कुल ठीक है। द फाइट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स वाज रिजॉल्व, नो, ये तो लखनऊ पैक्ट में हो गई थी। ए रेजोल्यूशन वाज पास रिजेक्टिंग द टू नेशन थ्योरी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये दोनों नहीं था, खाली ए ऑप्शन, इसका आंसर 26 का ए। ठीक है, चलो 14 का आंसर बताओ। 14 का आंसर बताइए फटाफट। वाली हरकतें कर रहे हैं आपको पता है कि दांडी मार्च स्टार्ट होते ही, दांडी मार्च चालू होते ही गांधी जी ने क्या कर दिया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू कर दिया था। बस सीडीएम स्टार्ट कैसे हुआ, दांडी मार्च के साथ ही तो हुआ था। तो ये है सी ऑप्शन। चलो अब बताओ 19 का आंसर बताओ। पता है कि जो कराची सेशन हुआ था 1931 के अंदर, उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट के ऊपर रेजोल्यूशन था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। तो बी। ये बताइए क्वेश्चन अगला वाला आंसर बताओ। भाई सीडीएम लॉन्च करेंगे कांग्रेस के किस सेशन में डिसाइड होते हैं, तो कितनी बार मैंने आपको ये सब वर्ड बोल दिए कि सर ये किस में हुआ था, ये हुआ था लाहौर सेशन के अंदर। ठीक है, लाहौर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ बी। अब आप अगर आपने देखा होगा, आप समझ गए होंगे कि इससे पहली बात तो कितने सारे क्वेश्चन आए, ठीक है, फर्स्ट थिंग, और दूसरी बात कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए, कोई बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा बाकी, ज्यादा टेंशन में, बस 3 पॉइंट और बाकी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा है तो ज्यादा नहीं है इसमें। एक तो कम्युनल अवार्ड पढ़ना है हमको, ठीक है, इसके बाद एक पूना पैक्ट पढ़ना है, देर आफ्टर गांधी हरिजन मूवमेंट है, और देर आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, बस खत्म है, 4 पॉइंट हो रहे हैं। तो जल्दी मुझे बता कमेंट में, अगर कंटिन्यू करें कि कल करें। कि जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है वो कलकत्ता सेशन में नहीं बोला गया था। अगर आपको पता है कलकत्ता सेशन में ये बोला गया था कि अगर 1 साल के अंदर डोमिनो स्टेटस नहीं मिलेंगे तो हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड करेंगे। ये देखो ध्यान से, ये मैंने क्या लिखा था कि कलकत्ता सेशन में क्या बोला कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगेंगे, कब मांगेंगे, इफ डोमिनो स्टेटस नॉट गिवन इन 1 ईयर। कि अगर 1 साल में नहीं दिया उन्होंने, तो 1 साल बाद क्या जाएगा, अगला सेशन आ जाएगा, तो अगले सेशन में जो होगा 29-29 के अंदर, वहां ये लोग पूर्ण स्वराज की डिमांड करेंगे। नेक्स्ट, कम्युनल अवार्ड या कम्युनल अवार्ड या पूना पैक्ट के बारे में, और मतलब अलग है, दोनों चीज अलग है। तो अब समझते हैं क्या चीज है। सीडीएम के बारे में बात हो चुकी है। अब ये अनाउंस किया था रमेश के मैकडोनल्ड ने, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, 4 अगस्त 1932 को। क्या हुआ था इसमें कि मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियंस को माइनॉरिटी, तो ये तो चलो पहले से चले आ रहे हैं, इनके साथ में भाई साहब ने नई चीज कर दी कि जो डिप्रेस क्लास है, मतलब शेड्यूल जो क्लास है, उनको भी माइनॉरिटी बना दिया और उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, और ये आज तक कभी हुआ नहीं था। इससे गांधी जी का दिमाग खराब होगा कि यार ये तो मतलब पूरी तरह हिंदू को तोड़ने की वाली साजिश हो गई पूरी तरह से। तो गांधी जी वो था ना, अनशन में चले आएंगे कि जब तक मरूंगा तब तक भूख हड़ताल पे चले जाऊंगा। तो इस तरह से उसमें फिर भीमराव अंबेडकर थोड़ा इमोशनल होकर उनसे बोलते चलो ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेंगे, हमको सीटें रिजर्व कर दो। तो ये सब कुछ इस पूरे ड्यूरेशन में होने वाला, आप आराम से पढ़ते हैं कि रमेश के मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड दिया, उसमें मुस्लिम, सिख के साथ साथ में डिप्रेस क्लास को भी माइनॉरिटी मान लिया गया, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। और ये क्यों किया, क्योंकि ये इशू भीमराव अंबेडकर ने उठाया था कि हमें भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर इंक्लूड किया जाए। तो कांग्रेस का क्या स्टैंड आया, कांग्रेस डिसाइडेड नाइदर टू एक्सेप्ट नॉट टू रिजेक्ट। कांग्रेस ने बोला हम ना तो इसको एक्सेप्ट करें ना इसको रिजेक्ट करें, मतलब कांग्रेस थोड़ा सा असमंजस में। गांधी जी ने क्या रिस्पॉन्स करा, गांधी जी इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर चले गए। कहां पर गए, यारावेदा जेल, जो कहां पर है, पुणे महाराष्ट्र में। तो इतना सा है कम्युनल अवार्ड्स के बारे में, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आइए जरा, अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। पूना पैक्ट ऑफ 1932। अब ये जब गांधी जी जेल में, जब भूख हड़ताल पर चले गए, ठीक है, जेल में तो बंद थे ही गांधी जी, ठीक है, जेल में क्यों बंद थे। अब बोलो सर जेल में कब से बंद होगी गांधी जी, याद नोटिस करो ये रहा, गांधी जी वॉज अरेस्टेड, याद करो, ये लास्ट पॉइंट बताया ना सीडीएम के अंदर। तो गांधी जी जेल में अरेस्टेड, तो वहीं भूख हड़ताल में चले गए, मुझे पता चला ऐसा कुछ। तो अब वो क्या, गांधी भूख हड़ताल में, तो भीमराव अम्बेडकर थोड़ा इमोशनल होता है कि गांधी कुछ हो गया तो भैया दिक्कत हो जाएगी, तो मजबूरी में आ गए वो एक पैक्ट साइन कर देते हैं गांधी जी के साथ, जिसमें बोलते हैं चलो ठीक है, हमें नहीं, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता तो लोगों का मानना ये, मतलब कई सारे हिस्ट्री में मैंने कमेंट पढ़े थे कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिला होता एससी को, तो शायद उनकी कंडीशन आज से कई गुना बेहतर होती। और कई लोग ये बोलते शायद कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर सबका कहना अलग अलग है, कुछ भी हो सकता था। खैर अब जो हो नहीं सकता उसके बारे में बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिलते मिलते रह गया गांधी जी की वजह से। अब इसको आप सही टर्म में भी ले सकते हो, अलग गलत भी ले सकते हो, जैसे चाहे वैसे ले सकते हो। अभी कई लोग भी बोला कि हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है, बट सच्चाई तो यही है कि हिंदुओं के अंदर भी अभी अभी, अगर आप में से कई सारे लोग मेरी बात को मानते होंगे कि अभी भी एससी कम्युनिटी की जो हालत है वो बहुत बेकार है। कोई हिंदुओं के तोड़ने वाले से तो मतलब जुड़े हुए तो वैसे भी नहीं है ना, एससी कम्युनिटी के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो तो किसी भी एंगल से लगता ही नहीं है। मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे सोच के देखो, जो प्रेसिडेंट तक को मंदिर में एंट्री नहीं मिलती, बात तो बहुत दूर की बात है। तो कई सारी चीज है इंडिया के अंदर जो अभी भी फैली हुई है, और उनको दूर करने में मुझे लगता है आने वाले 100-200 साल लग जाएंगे। जब तक लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक इन सब चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे, जात पात धर्म वर्म ना ये सब। खैर,
तो अंडर द पूना पैक्ट क्या होगा, देयर शैल बी सीट रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लास आउट ऑफ जनरल इलेक्ट्रोड सीट इन प्रोविंस। जो जनरल को सीटें मिली उसमें से कुछ सीटें किसको दे देंगे, डिप्रेस्ड क्लास को। ये बोला सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं मिलेगा। तो कितनी मिलेंगे कि पहले जो 71 सीटें थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मतलब स्टेट के अंदर, उसमें से 71 की जगह 147 कर दिया, और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है जो मैं सेंटर में है उसमें 18% सीट रिजर्व कर दी। तो ये था। और बाद में आपको पता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन होगा तो उसके अंदर एससी को कितनी सीटें दी जाएंगी, 87, और एसटी को सिर्फ 47 नहीं, एसटी को 47 थी और एससी को शायद 81 या कुछ ऐसी थी, बता याद है किसी को मुझे, यही था शायद। एससी को 80 47 और एससी को 84 एग्जैक्ट, शायद यही होना चाहिए, यही हो रहा ना। ठीक है, चलो। तो अब बात करते हैं, तो ये जो मैटर हुआ इसी के साथ में पूना पैक्ट हो गया खत्म। बस ये लो कितना आसान है, दो टॉपिक तुमने यूं खत्म कर दिया। तीसरा टॉपिक गांधी हरिजन मूवमेंट। अब इसमें क्या हुई है कि अब गांधी जी, भाई गांधी जी ने सेपरेट इलेक्ट्रोड तो छिनवा दिया ना, तो गांधी जी अपना सपोर्ट तो दिखाएंगे ना हरिजन को। खैर गांधी जी ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पूना पैक्ट में पहले से हरिजन के लिए काम कर ही रहे थे, थोड़ी सी विचारधारा, इसलिए गांधी जी पढ़े लिखे थे तो वो थोड़ा सा इस चीजों में ज्यादा नहीं मानते थे। तो हरिजन जो वर्ड है, सबसे पहले हरिजन वर्ड किसने पहली बार कॉइन करा, ये था नरसिंह मेहता ने। गांधी जी रिगार्डेड अनटचेबल एज अ शूद्र, नॉट एज ए पंचम और पांचम। मतलब बेसिकली क्या है, शूद्र को वर्णों में, मतलब जो चार वर्ण है हिंदुओं में बताइए आपको, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो जो दलित है, जो हरिजन है, उनको तो वर्ण में ही नहीं मानते, हिंदू का वर्ण के अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो गांधी ने उनको पांचवा वर्ण मानते हैं, अवर्ण बोलते हैं। तो गांधी ने बोला नहीं, गलत बात है, कोई पांचवा वर्ण नहीं, एक्चुअली में शूद्र के अंदर ही इनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो गांधी जी के हिसाब से ये था। साथ में गांधी जी ने दो जर्नल भी स्टार्ट करे इस ड्यूरेशन में, एक तो थी हरिजन नाम से और एक यंग इंडिया नाम से। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए प्रीलिम्स के हिसाब से। कुछ और चीज है कि गांधी जी सर्व दी हरिजन सेवक संघ, जो हरिजन सेवक संघ था जो उस समय स्टार्ट किया था थक्कर बापा ने, उसके अंदर गांधी जी गए और उसको सर्व किया, मतलब बेसिक सेवा वगैरह जो भी है उसके अंदर वो चीज। साथ में जो मदुरई का टेम्पल है जहाँ हरिजन को एंट्री नहीं मिलती थी, वो गांधी जी के प्रयासों की वजह से ही वो ओपन हो पाया हरिजन के लिए भी। साथ में गांधी जी ने एक और इंपॉर्टेंट चीज हरिजन से रिगार्डिंग की, एक हरिजन बच्चे को गांधी जी ने अडॉप्ट किया। एक और चीज, गांधी जी ने ऑल इंडिया अनटचेबल लीग भी स्टेबलाइज किया सितंबर 1932 में। तो इस तरह से ये है गांधी जी के बारे में पूरे। तो ये तो था पूरा, हमने जो 3 पॉइंट पढ़ा। अभी थोड़ा शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। शॉर्ट नोट्स आप नोटिस करोगे कुछ भी अलग ही नहीं है, जो यहाँ लिखा वही एग्जैक्टली शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि सारी चीजें वही। देखो, कम्युनल अवार्ड, रेमस के मैकडोनल्ड, क्या बोला, मुस्लिम सिख इसके साथ डिप्रेस क्लास को मिल जाएगा, उनको सब भी सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया जाएगा। कांग्रेस ने क्या बोला, ना तो हम एक्सेप्ट करेंगे ना रिजेक्ट करेंगे। गांधी जी ने क्या बोला, भूख हड़ताल में चले गए या यादव जेल के अंदर। फिर पूना पैक्ट होता बी आर अम्बेडकर के साथ, वो बोलता चलो ठीक है हमको सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं चाहिए, बट हमें सीट रिजर्व कर दो। कितनी, प्रोविंशियल के अंदर 147 और सेंट्रल के अंदर 18%। खत्म, पूना पैक्ट हो गया। इसके बाद हरिजन, गांधी हरिजन मूवमेंट में क्या है, हरिजन वर्ड किसने कॉइन किया, नरसिंह मेहता ने। गांधी जी ने कहाँ सर्व किया, हरिजन सेवक संघ में, जो किसने स्टेबलाइज किया, थक्कर बापा ने। फिर इसके अलावा मदुरई की टेम्पल है वो गांधी जी के प्रयासों की वजह से ही हरिजन के लिए ओपन हो पाई। साथ में गांधी जी ने हरिजन बच्चों को अडॉप्ट किया। दो जर्नल निकाले पेपर जो हरिजन से रिगार्डिंग, एक तो हरिजन नाम से निकाला, एक यंग इंडिया नाम से निकाला। साथ में गांधी जी ने स्टेबलाइज किया ऑल इंडिया अनटचेबल लीग को। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन इससे आया हुआ है, जुड़ा हुआ। महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अंटिल डेथ 1932 मेनली बिकॉज, तो ये आपको बताइए क्यों हुआ था, फिर भी मैं चाहूंगा कमेंट में इसका जवाब दीजिए आप इसका। तो भाई देखो, इसका जवाब बहुत सिंपल सा है। गांधी जी ने क्यों फास्ट करा, क्योंकि रमेश के मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड घोषित करा। उसको कम्युनल अवार्ड में जो बैकवर्ड क्लास है, जो डिप्रेस क्लास है, डिप्रेस क्लास, उनको भी क्या बोल दिया, सेपरेट इलेक्ट्रोड। तो ये तो रमेश के मैकडोनल्ड अनाउंस दी कम्युनल अवार्ड। तो ये रीजन था जिसकी वजह से गांधी जी फास्ट पे गए थे, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो। इसके बाद एक आएगा स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल फेज। तो गांधी जी का मानना ये था कि अपन एक काम करते हैं, अब जो जो भी आगे मूवमेंट होगी इस फास्ट, इसके बाद उसे कुछ टाइम तक स्ट्रगल करेंगे, फिर थोड़ा सा ब्रेक दे देंगे, फिर स्ट्रगल करेंगे। जवाहरलाल नेहरू का सोचना इसके अपोजिट था। जवाहरलाल नेहरू कहना ये था कि ऐसा नहीं करते, स्ट्रगल को कंटिन्यू करते हैं, वो पीक पे आने के बाद उसको छोड़ना ठीक नहीं है। तो ये छोटा सा मेंस के हिसाब से इसका मतलब क्या है। तो गांधी जी का मानना ये था कि रिगेन स्ट्रेंथ फ्यूचर मास की, थोड़ा ट्रूस पीरियड मतलब थम जब जाएगी, थोड़ा रुक जाएगा, तो उसे दोबारा से स्ट्रेंथ आ जाएगी। साथ में गवर्नमेंट को टाइम मिल जाएगा रिस्पॉन्ड करने के लिए, और मास एक्शन कैनॉट बी सस्टेन फॉर लॉन्गर पीरियड। तो गांधी जी के तर्क ये थे, जवाहरलाल नेहरू इस पर अग्री करते नहीं थे। उनका मानना ये था कि मूवमेंट को कंटिन्यू करने, उसके पेस को नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में, इस बारे में और डिटेल में मेंस के में दे रखा, बट वो काम का हमारा है नहीं। अब लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो इसमें क्या क्या मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसने क्या करा कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेंटर और स्टेट में बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया कि कितनी पावर सेंटर के पास है, कितनी पावर स्टेट के पास है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट किस एक्ट के तहत आई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर। क्यों आया, क्योंकि जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जिसको कांग्रेस ने दोबारा से बॉयकॉट करा। गांधी जी जेल में पड़े हो तो कैसे अटेंड करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो भी डिसीजन थे उनको फॉर्मुलेट किया गया और ये बनाया गया गवर्नमेंट इंडिया 1935। बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट था, 321 सेक्शन थे, 10 शेड्यूल के अंदर डिवाइड था। याद कीजिए, कांग्रेस ने केवल एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो अटेंड की थी, सेकंड, वो भी गांधी जी गए थे जो।
बाकी पहली भी बॉयकॉट करी, थर्ड भी बॉयकॉट करी। अच्छा, मेन प्रोविंस क्या है इस एक्ट में, ध्यान से समझिएगा। पहली चीज बोलेगी ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाएगी। फेडरेशन मतलब है प्रिंसली स्टेट और प्रोविंस को मिलाकर। उसके लिए कुछ कंडीशन भी दी गई, लेकिन ये कभी बन ही नहीं पाया, क्योंकि कंडीशन कोई भी फुलफिल कर ही नहीं पाया। दूसरा, अगर वही ऑल इंडिया फेडरेशन जो बनेगी, उसमें पावर जो है फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इस तरह से लिस्ट बनाई जाएगी, और रेजिडुअरी पावर जो है वाइसरॉय के पास होगी। बट ये आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये जो कंडीशन थी ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की, कंडीशन कभी फुलफिल हो ही नहीं पाई। तो ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन बोला गया, ये ऑल इंडिया फेडरेशन कभी पिक्चर में आया ही नहीं। बट फिर भी ध्यान रखना, इसमें बोला गया था कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाएगी। फेडरेशन मतलब वो है प्रिंसली स्टेट, अभी तो सब अलग अलग थे, प्रिंसली स्टेट, और उनको मिला के एक इंडिया बनाया जाएगा। बेसिकली इंडिया की फॉर्मेट रखी जाएगी, बट वो कभी पिक्चर में आया ही नहीं। फिर बोला, अब देखो डायरेक्ट डुअल गवर्नमेंट कर दी सेंटर में। भाई डुअल गवर्नमेंट साइमन कमीशन ने क्या बोला, प्रोविंसेस से अबॉलिश करो। अब वो करी नहीं करी वो अलग बात है, बट सेंटर में यहाँ पे डाल दी। फिलहाल सेंटर स्टेट में तो हम बाद में आते हैं, सेंटर में डुअल गवर्नमेंट कर दी। उसमें क्या कर दिया, अगेन वही, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक रिजर्व सब्जेक्ट। वहां ट्रांसफर सब्जेक्ट किसके पास थे, मिनिस्टर के पास, यहाँ भी मिनिस्टर के पास है। वहां रिजर्व सब्जेक्ट किसके पास थे, गवर्नर के पास। यहाँ किसके पास है, एग्जीक्यूटिव काउंसलर, गवर्नर जनरल के जो है, जो उनके अंडर में काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसलर, उनके पास में। ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिमिलरली वैसे बाकी सारे स्टेप बिल्कुल सेम है। गवर्नर जनरल के पास रेजिडुअरी पावर किसके रिगार्डिंग, कट इन ग्रांट हो गया, सर्टिफाई बिल टू रिजेक्ट बाय लेजिस्लेचर, इशू ऑर्डिनेंस हो गया, और वीटो पावर, किसी को भी चाहे उसको रोक सकता है गवर्नर जनरल। तो ये एक पॉइंट हो गया। साथ में एक बाइक कैमरलिज्म है। बाइक कैमरलिज्म चला हुआ था अब तक, वही है, बट फर्क इतना सा है कि इस बार सीटें बढ़ा दी। अपर हाउस जो है, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट है, उसके अंदर 260 मेंबर कर दिए, और लोअर हाउस में 375 मेंबर कर दिए। नंबर ऑफ जो है वो इंक्रीज कर दिए। साथ में अपर हाउस में 60% जो है उनका इलेक्शन होगा, 40% का नॉमिनेशन होगा, प्रिंसिपल स्टेट जो करेंगे, और 1/3 मेंबर जो हर साल 3 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे। साथ में ये नो कॉन्फिडेंस जो है उसके ऊपर वोट नहीं कर सकते, कुड मतलब मूव नहीं कर सकते। नो कॉन्फिडेंस मतलब वो जो गवर्नमेंट गिरानी होती है तब, तो कुड नॉट मूव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लोअर हाउस के बारे में क्या है कि 375 मेंबर में 2/3 मेंबर इनडायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे, 1/3 को नॉमिनेट किया जाएगा, और 5 साल के लिए होंगे। ये कितने साल के लिए थे, ये 3-3 साल के अंदर रिटायर होते रहेंगे, इनके बारे में ये। मेंबर कुड मूव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट मिनिस्टर, ये मूव कर सकते हैं, बाकी वो नहीं कर सकते। बट ये गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, मिनिस्टर के खिलाफ है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। मैंने ये बताया था आपको इससे पहले, वहां पे गवर्नमेंट इंडिया 1919 के अंदर बाइकैमरलिज्म होगा, बट किसके अंदर होगा, स्टेट सेंटर में, स्टेट में नहीं होगा। स्टेट में यहाँ आ जाएगा इसके अंदर, बंगाल में, बिहार में, बॉम्बे में, मद्रास में, असम में, और यूपी में। यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस, उस समय यूनाइटेड प्रोविंस था इसके अंदर। साथ में जो सेपरेट इलेक्ट्रोड होता था, वो दे दिया एससी को भी, वुमेन को भी, और लेबर को भी, इन सबको दे दिया गया सेपरेट इलेक्ट्रोड। बट सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब जो एससी को देने का मतलब वो नहीं कि इस अलग से इसका मतलब वही जो गांधी जी वाली टर्म थी, कंडीशन थी, वो कंडीशन मान ली गई। सीटें रिजर्व कर दी गई जनरल में से। 80% जो बजट था वो नॉन वोटेबल है, उसके ऊपर वोट नहीं किया जा सकता। साथ में जो प्रोविंसेस के अंदर जो डायरेक्ट थी वो अबॉलिश कर दी। समझ आ गया, मतलब उल्टा काम हुआ। स्टेट में से जो डुअल गवर्नमेंट थी वो खत्म करके कहां पहुंचा दी, सेंटर में। सेंटर में डुअल गवर्नमेंट कर दी। और स्टेट के अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब स्टेट के पास पावर थोड़ी ज्यादा दे दी। अब क्या करें स्टेट, मैं पूरा दोबारा रिकॉल कराऊंगा, टेंशन मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, फिर दोबारा डिटेल में पढ़ाऊंगा। डिटेल मतलब इसी को दोबारा रिकॉल कराऊंगा। प्रोविंस को क्या क्या दे दिया, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर एंड कुड बोरो मनी ऑन देयर ओन सिक्योरिटी। Governor had special power regarding minorities, right of civil servant, law and order. Provincial legislature could legislate on subject in the provincial and concurrent list. 40% of the budget was not votable. यहाँ 40% बजट वोटेबल नहीं है प्रोविंस के अंदर, और सेंटर के अंदर देखो, ध्यान देखो, 80% बजट वोटेबल नहीं है, मतलब जो आ गया वो मानना ही पड़ेगा। यहाँ 40% मतलब कंपेरेटली बात करें तो प्रोविंस के पास ज्यादा पावर है। 40 कम से कम 60% बजट को तो वोट कर सकते हैं, वो कल 20% बजट पे वोट करेंगे सेंटर में। साथ में फ्रेंचाइजी जो वोट देने का अधिकार था, वो वुमेन गॉट वोटिंग राइट, तो वुमेन्स को भी वोटिंग राइट दे दिया गया, जो पहले भी मौजूद था, बट वो पहले इंप्लीमेंट हुआ नहीं प्रॉपर तरीके से। इस बार प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन पूरी प्रोसेस कर दी, तो वुमेन गॉट वोटिंग राइट। अभी थोड़ा सा मैं एक थोड़ा सा मेरे यहाँ पे एक डाउट भी है कि मैंने पढ़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी बोला कि वुमेन को वोटिंग राइट दिया गया, और यहाँ भी बोला वुमेन को वोटिंग राइट दिया गया। इसको मैंने कोशिश करी पढ़ने की 2-3 किताबों से, बट कहीं भी इसकी क्लियरिफिकेशन ढंग से मिली नहीं। तो आपको अगर ये पॉइंट ढंग से मिल जाए, क्लियरिफिकेशन कहीं से, तो आप ये मुझे मैसेज कर देगा, मैं अगली क्लास में इसको इंक्लूड कर दूंगा। अदरवाइज मैं खुद और सर्च करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में वुमेन को वोटिंग राइट 1919 में मिला था कि 1935 में मिला था। इस पॉइंट का मतलब क्या है, फिर ये क्यों क्यों लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट, फेडरल कोर्ट स्टेबलाइज होगा दिल्ली के अंदर, जिसके फर्स्ट चीफ जस्टिस बनेंगे मॉरिसिस गेयर, ठीक है। तो फेडरल कोर्ट बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के तर्ज पे फेडरल कोर्ट बनेगा दिल्ली के अंदर, ठीक है। प्रोविंशियल कोर्ट तो मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट की जगह फेडरल कोर्ट स्टेबलाइज होगा, ये पॉइंट यहाँ बोला गया। साथ में कुछ और चीजें बोली गई। अभी फिलहाल जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है, ये इसकी नींव डली थी 28 जनवरी 1950 को, बट पहले वो फेडरल कोर्ट था दिल्ली के अंदर, बाद में सुप्रीम कोर्ट में तब्दील हुआ है। आरबीआई बनाया जाएगा, इसकी रिकमेंडेशन किसने दी, हिल्टन यंग कमीशन ने। कहाँ सेटअप होगा, कलकत्ता के अंदर 1935 में, बाद में उसको शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे के अंदर।
साथ में कुछ और चीज़ें स्टेबलाइज़ हो जाएँगी फेडरल पीसीएस, प्रोविंशियल पीसीएस और जॉइंट पीसीएस। जो यूपीएससी होता है ना स्टेट पीसीएस, ऐसे 3 पीसीएस बनेगी, प्रोविंस की, जॉइंट और फेडरल स्टेट की। साथ में जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 ने बनाया था, उसको अबॉलिश कर दिया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट हैं, अभी तक जो हमने बताए। ठीक है? तो काउंसिल ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने स्टेबलाइज़ किया था, उसको अबॉलिश कर दिया जाएगा। अब इसमें गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के कुछ नेगेटिव पॉइंट दिखते हैं कि प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर के पास अभी भी बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी, जैसे हमने देखा है। साथ में इनफ्रेंचाइज्ड है, मतलब राइट टू वोट जो है, वोटिंग आता अभी भी केवल 40%, 14% लोगों के पास है। सोचे देखो, 86% पॉपुलेशन तो अभी भी वोट नहीं डाल सकते। साथ में दिखाओ कि कम्युनल इलेक्टोरेट को उन्होंने और प्रमोट किया है। राइट ऑफ अमेंडमेंट अभी भी सिर्फ किसके पास है? ब्रिटिश पार्लियामेंट ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। साथ में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना हो तो। साथ में कांग्रेस का रिस्पॉन्स क्या है? डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। बोला हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन खुद चाहिए, हम खुद फ्रेम करेंगे। प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं 1937 में इस एक्ट आने के बाद, जिसमें टोटल प्रोविजन मतलब स्टेट के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट में, जिसमें लगभग 1600 सीट होती है, जिसमें 760 कांग्रेस जीत जाती है। सब जगह कांग्रेस मेजोरिटी में आती है, सिर्फ कुछ जगह नहीं छोड़ के। बंगाल में, पंजाब में, क्योंकि दोनों जगह आपको पता है कि मुस्लिम है यहाँ पे प्रोविंस मेजोरिटी, तो पंजाब, बंगाल और पंजाब के अंदर कौन आएगा? मुस्लिम मुस्लिम लीग। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन में भी मुस्लिम लीग, सिंध में भी मुस्लिम लीग, और असम भी आपको पता है बंगाल से जुड़ा हुआ था, यहाँ भी। तो इस तरह से 4-5 जगह, ये 5 स्टेट छोड़ के हर जगह कांग्रेस जो है मेजोरिटी में आ जाती है। इस ड्यूरेशन में एक और एक्ट पास होता है 1935 एक्ट से पहले, एक है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1920। इसका मतलब क्या था? मेड कंपलसरी अपॉइंटमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड कंसल्टेटिंग बोर्ड फॉर सेटिंग ऑफ द कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनेगा और एक कंसल्टेशन बोर्ड बनेगा, जहां पे ये पूरा डिस्कशन होगा। तो ये एक और थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं आपको जल्दी से जो भी चीजें बताया उसमें मेन मेन पॉइंट आपको दोबारा याद दिला देता हूँ इस पूरे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के अंदर। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ क्लियरली बता दिया कि सेंटर और स्टेट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। क्यों? अब स्टेट को ज्यादा पावर दे देगी, सेंटर को भी बता देगी आपके पास दो है, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक रिवर्स सब्जेक्ट। फर्स्ट थिंग। दूसरा, ये कब बना? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद बना। मेन प्रोविंस क्या था? ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएगी, प्रोविंस से स्टेट को मिला के। और उसमें भी क्लियरली बता देगा कि एक फेडरल लिस्ट होगी, एक प्रोविंशियल लिस्ट होगी, कौन कौन। हालांकि ये कभी हो नहीं पाया, क्योंकि ये जो दो कंडीशन उन्होंने बोली कि स्टेट के अंदर 52 सीट अलाउड इन द प्रोविंशियल प्रपोज काउंसिल ऑफ द स्टेट, जो टोटल पॉपुलेशन उस स्टेट की 50% टोटल इंडियन की पॉपुलेशन बराबर, इस तरह का कुछ कंडीशन फुलफिल कर ही नहीं पाया स्टेट। ठीक है, तो इन कंडीशन में मत पड़ेगा, अपना ध्यान रखना बस कि ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो कभी पिक्चर में आया ही नहीं। ठीक है, रेजिडुअरी पावर्स में वाइसरॉय को बोली गई थी कि जो मतलब अभी फिलहाल क्या होता है, अभी फिलहाल इस समय अगर मैं बात करूं तो 3 तरह की लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट स्टेट वाले लॉ बना सकते हैं, यूनियन लिस्ट पे स्टेट जो सेंट्रल लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट पे दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन स्टेट के लॉ के ऊपर सेंटर का लॉ माना जाएगा। और कोई ऐसा सब्जेक्ट जो तीनों में मेंशन नहीं है, उसकी पावर किसके पास है? उसकी पावर किसके पास? सेंटर के पास है, रेजिडुअरी पावर। तो ये यहाँ पे था कि रेजिडुअरी जो पावर है वो वाइसरॉय के पास होगी। तो इस पूरे 2 पॉइंट में आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि ऑल इंडिया फेडरेशन के बारे में बात की गई, 3 लिस्ट बना दी गई, फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट, बट वो कभी पिक्चर में आया नहीं। लेकिन आपको आया नहीं आया वो एक अलग बात है, आपको याद रखना कि ऐसा कुछ बोला गया था इसमें। दूसरा बोला गया कि डुअल गवर्नमेंट बनाएगी सेंटर में, और स्टेट में जो थी डुअल गवर्नमेंट हटा दी जाएगी। स्टेट में पहले क्या होता था, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में कि ट्रांसफर सब्जेक्ट को तो मिनिस्टर देखते थे और रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर देखते थे। अब गवर्नर की जगह यहाँ कौन आ जाएगा? एग्जीक्यूटिव काउंसलर, बस। डे आफ्टर गवर्नर जनरल के पास अभी भी रेजिडुअरी पावर ज्यादा है, कोई भी कट इन ग्रांट कर सकता है, बिल को सर्टिफाई कर सकता है, जो सर्टिफाई बिल जो लॉ ने रिजेक्ट करे, मतलब लेजिस्लेचर कोई बिल मान चलो रिजेक्ट कर देगी तो पास नहीं करते, तो उसको सर्टिफाई करने का पावर अभी भी गवर्नर जनरल के पास है। ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, वीटो पावर इसके पास है। साथ में बाई कैमरिज्म के बारे में क्या हुई? दो हाउस में अपर हाउस लॉ सीटें बढ़ा दी गई। ये थोड़ा ढंग से देख लेना, ये हो सकता है भूल जाए कि अपर हाउस में 260 है, और लोअर हाउस में ना लोकसभा में सीटें ज्यादा जो होती भी है 375। अपर हाउस राज्यसभा के अंदर 260, जिसमें से 60% अपर हाउस में बात कर रहे हैं इलेक्टेड होंगे, 40% नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, और 1/3 हर 3 साल में रिटायर होते जाएंगे। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, मिनिस्टर के खिलाफ मूव नहीं कर सकते, लोकसभा वाले मूव कर सकते हैं। साथ में लोकसभा के बारे में क्या है कि यहाँ तो 60-40 बोल दिया, बट यहाँ क्या है 60-40 नहीं, यहाँ 2/3 और 1/3, मतलब लगभग 66%। तो थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा कर दो, 1/3 मतलब 33%, ये परसेंट थोड़ा कम हो गया। तो 66% इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, और जो 1/3 मेंबर है उनका क्या होगा? नॉमिनेशन होगा। ड्यूरेशन 5 साल की है, और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है मूव कर सकते हैं। साथ में बाई कैमरलिज्म, जो अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सिर्फ सेंटर में होता था, स्टेट में नहीं होता था, अब वो इन 6 स्टेट में भी इंक्लूड कर दिया गया। बंगाल,
बॉम्बे 3 बी है, ध्यान रखिए 3 बी है, बंगाल, बॉम्बे और बिहार। इसके अलावा मद्रास, असम और यूनाइटेड प्रोविंस है। साथ में सेपरेट इलेक्टोरेट में इस बार किसको शामिल कर लिया? एससी को भी, लेबर भी जोड़ दिए और वुमेन भी जोड़ दिए। साथ में ये बोला गया कि जो स्टेट के अंदर जो बजट आएगा उसमें 80% पे आप वोट नहीं कर सकते, सेंटर में 20%, सेंटर में कितने 40%, और सेंटर में 40% को वोट नहीं कर सकते, सॉरी सेंटर में 80% को वोट नहीं कर सकते, स्टेट में 40% को। मतलब मोटा मोटा बात करूं कितने को वोट कर सकते हैं, तो सेंटर में केवल 20% बजट पे वोट किया जा सकता है। वोट का मतलब जो आपको चीजें पसंद नहीं आ रही, कुछ अमेंडमेंट करना हो तो। सिमिलरली सेंटर स्टेट में आते हैं, स्टेट के अंदर 60% को वोट कर सकते हैं, तो सेंटर में 20% बजट को वोट किया जाता है और स्टेट के अंदर कितने को? 60% को। साथ में स्टेट के अंदर जो डुअल गवर्नमेंट तो खत्म हो रही है, स्टेट को पावर ज्यादा दे दी जाती है, और जो फ्रेंचाइजी है उसको वुमेन को भी वोटिंग राइट मिल जाता है। फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बना दी जाती है 1935 एक्ट के बाद दिल्ली के अंदर, जिसके पहले चीफ जस्टिस होते हैं मॉरिशस गेयर, और साथ में आरबीआई बनाया जाता है, जिसको कौन रिकमेंड करता है? हिल्टन यंग कमीशन। कहाँ सेटअप होता है? 1935 में कलकत्ता में, बाद में 2 साल के बाद बॉम्बे शिफ्ट कर दिया जाता है। और यूपीएससी की तर्ज पर 3 पीसीएस बनते हैं, फेडरल पीसीएस, प्रोविंशियल पीसीएस, जॉइंट पीसीएस। साथ में एक और इंपॉर्टेंट, काउंसिल ऑफ इंडिया जो था उसको अबॉलिश कर दिया था। बाकी नेगेटिव वेगेटिव पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज कि जो इलेक्शन होते हैं 1937 में, उसमें कांग्रेस हर जगह मेजोरिटी में आती है, सिर्फ बंगाल, पंजाब, असम और नॉर्थ, इन 4 जगह को छोड़ के। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के बारे में पता लिया। तो ये देखो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट से जुड़ा क्वेश्चन 2017 में आया था, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। इसमें वही था कि क्यों बनाया गया था, इसको आपको पता है इसका मकसद क्या था? इसका मकसद एक ही था कि सिर्फ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल ए बैन ऑन द स्ट्राइक, इसके रिगार्डिंग था। आइए जरा इस क्वेश्चन जवाब दो। इस क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ो, अभी मैंने 2 बार आपके सामने चीजें रिपीट करी हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे लेके जाओ, 2 बार और सुन लो और फिर इस क्वेश्चन का जवाब दो। देखो तीनों पॉइंट क्लियरली मैं बताता हूँ। पहली चीज ये देखो, यहाँ पे फेडरल कोर्ट बनेगी, ये पॉइंट तो यहाँ पे आ गया कि सर फेडरल कोर्ट बनेगी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में बोला गया, डायरी जो डुअल गवर्नमेंट से खत्म कर दूंगे, प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी दे देगी, ये बिल्कुल बोला हुआ है। तीसरा, ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगी, बिल्कुल। तो तीनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। इस क्वेश्चन जवाब दो। किस जगह पे कांग्रेस मेजोरिटी में नहीं, जब मेजोरिटी में नहीं आएगा वो मिनिस्ट्री नहीं बनेगी उसकी, ये है। तो कांग्रेस किस प्रोविंस के अंदर मेजोरिटी में नहीं आया इलेक्शन के अंदर? तो 1935 में ये बोला था ना कि इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन में प्रोविंसेस को पावर देगी, तो प्रोविंसेस को पावर तो तब मिलेगी जब इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन होने के बाद वो कहाँ पे मेजोरिटी में नहीं आ पाया? ये देखो ध्यान से, ऊपर पढ़ो, अब जवाब दोगे कि जब प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस को हर जगह मेजोरिटी मिलती है, सिवाय बंगाल, पंजाब, असम, नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और सिंध। इन जगह पे कांग्रेस की मेजोरिटी, जो कांग्रेस या मेजोरिटी में नहीं आया, तो इन स्टेट के अंदर मिनिस्ट्री अभी क्या राजस्थान की अगर बात करो, राजस्थान में अगर कांग्रेस, सॉरी पंजाब है, पंजाब के अंदर अज्यूम करो कांग्रेस मेजोरिटी में आए, कांग्रेस की गवर्नमेंट थोड़ी बनेगी, तो पंजाब के अंदर किसकी गवर्नमेंट बनेगी? बीजेपी की बनेगी। तो वही तो बात पूछी जा रही है कि इन चारों में से वो कौन सी ऐसी जगह है जहां कांग्रेस की मिनिस्ट्री नहीं बनी एक्ट के बाद? तो कौन सी है? पंजाब। पंजाब में वो आई नहीं पावर में, इसलिए नहीं बने, तो आंसर हो जाएगा डी, पंजाब। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट आना चाहिए आपका आंसर, तो बिल्कुल सी जो पढ़ा है उसी पर बेस्ड आ गया, बिल्कुल सी, बोथ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या जाएगा? सी, बोथ। रीजन क्या है? ये दोनों ही बात एज इट इज जो लिखी हुई है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ही गवर्नमेंट ये पास हुआ था, और ये ऑल इंडिया फेडरेशन के बाद बिल्कुल लिखी हुई थी। ठीक है, तो इसके साथ ही ये चैप्टर होता है मेरा पूरी तरह से खत्म। ये मैंने आपको मेन नोट से नहीं पढ़ाया, क्योंकि मेरे मेन नोट से ज्यादा अच्छे शॉर्ट नोट से इस टॉपिक के रिगार्डिंग। आप चाहो तो मेन नोट से पढ़ सकते हो। दी स्टडी डिबेट क्या है, कि फर्स्ट डिबेट क्या हुई थी, पूरा लिखा हुआ है कि ट्रू स्पीकर, उसमें गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की जो डिबेट थी वो चलिए पूरी है ना। देर आफ्टर इसमें ये चीज और है, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के बारे में जो भी चीजें यहाँ लिखी हुई है वो बहुत अच्छे से मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तो अभी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सेम पॉइंट है, तो इसलिए मेंशन नहीं किया मैंने। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ द एक्ट है, नेगेटिव पॉइंट है, सारे में लिख दिया। लॉन्ग टर्म ब्रिटिश स्ट्रेटेजी क्या थी, दे आफ्टर नेशनल रिस्पॉन्स क्या, सेकंड से डिबेट क्या हो, नेहरू सुभाष ने कैसा अपोज किया, गवर्नमेंट गांधी का स्टैंड क्या, कांग्रेस फॉर, ये सारे पॉइंट जो है एडिशनल जो पॉइंट है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, लेबर वगैरह। तो आप प्लीज यहाँ से पढ़ लीजिएगा। मेरी कोशिश है जो मेन मेन पॉइंट है मैंने आपको यहाँ बता दिए। टाइमलाइन देख लेते जल्दी से। 1900 में जलियांवाला बाग कांड होता है, मोंटेगू चैम्फोर्ड रिफॉर्म आता है, रोलैंड एक्ट पास होता है। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होती है, खलीफात मूवमेंट, एक ही बात है। 1923 में स्वराजिस्ट पार्टी फॉर्म करते हैं मोतीलाल नेहरू और अदर। 1924 के अंदर सीपीआई अपना काम करना स्टार्ट कर देती है कानपुर से। 1925 के अंदर काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925 में होती है। साइमन कमीशन 1927 में आता है। बरदोली सत्याग्रह 1928 में होता है। 1929 में क्या होता है, सेंट्रल असेंबली जो बॉम्बिंग जो है भगत सिंह और भट्टो की तरफ दस कर देता है। 1930 के अंदर साल्ट सत्याग्रह होता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, और 1930 के अंदर ही सीडीएम लॉन्च कर दिया था। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, भगत सिंह राजगुरु को फांसी दे दी जाती है, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। 1932 के अंदर पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड्स होते हैं, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है।
1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। 1938 के अंदर हीरा हरिपुरी सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है, जहाँ सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। 1939 के अंदर आपको पता है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक होती है, कि सुभाष चंद्र बोस छोड़ देते हैं और अपना ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बना देता है। बताया था मैंने आपको सेशन के अंदर, ये देखिए आप, ये मैंने अभी बताया था आपको जब मैंने सेशन वाली पीडीएफ पढ़ाई थी यहाँ पे। ये रहा कि इसमें त्रिपुरी में जो 1939 में सेशन हुआ था इसमें, कि सुभाष चंद्र बोस छोड़ देते हैं और क्या बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर रेजिग्नेशन। इससे कांग्रेस छोड़ के अपना खुद का फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और हैं इससे जुड़े हुए, जैसे क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का जवाब भी दे दो, ये 2 क्वेश्चन रह गए, इनके जवाब दे दो। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्ट्रोड की, और तभी कम्युनल अवार्ड के अंदर सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया भी गया था। तो पहला तो ठीक है। दूसरा देखो, इन दी पूना पैक्ट स्पेशल प्रोविंस फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास इन द लोकल बॉडीज एंड, ये कहीं नहीं, लोकल बॉडी में कहा था, लोकल बॉडी सिविल सर्विस में कुछ है ही नहीं ऐसा। भाई आपको किसमें बोला गया था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर, लोकल बॉडी में तो कुछ था ही नहीं, लोकल बॉडी नाम की कोई चीज ही नहीं थी, और प्रोविंशियल सिविल लेजिस्लेचर में कुछ है ही नहीं। तो सेकंड तो गलत है। तीसरा है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन, हाँ ये ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, सी। ठीक है, 32 का आंसर बताओ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1919 के बारे में हो रहा है कि क्लियरली डिफाइन, क्या डिफाइन किया था गवर्नमेंट एक्ट 1919 ने, द पावर, द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। द जुरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। द पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, नो। तो इसका ये बी ठीक है, क्योंकि 1919 ने थोड़ा सा ये बता दिया था कि सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर जो पावर है उसका डिवाइडेशन बता दिया था, थोड़ा सा क्लियरली डिफाइन कर दिया। आप याद करो 1919 के अंदर, आपको नहीं पता, मैं दिखाता हूँ स्टार्टिंग में, ये देख लो 1919 के अंदर, तो यहाँ वो क्लियरली डिफाइन कर दिया था या लेजिस्लेचर कि थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, ये पूरा यहाँ पे कि थोड़ा बहुत पावर दे दी गई थी, ये ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है कि अपना खुद का बजट सेपरेट कर दिया है, तो थोड़ा बहुत अथॉरिटी तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट देयर बजट, तो इस तरह की कुछ पावर दे दी गई है। तो थोड़ा सा क्लियरली मेंशन कर दिया था कि हाँ सेंटर में और स्टेट के अंदर जो पावर का डिवाइडेशन हो कैसा होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे हम क्या मेंशन कर सकते हैं, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इसका आंसर सी, सी नहीं सॉरी बी, द जुरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, ये बी बोला था मैंने, वो गलती से बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 27, द डिस्ट्रीब्यूशन पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम। हाँ अभी आता है कि एक्चुअल में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अभी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हम फॉलो करते हैं, उस समय अब जो हम फॉलो करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस एक्ट की बदौलत है, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की बदौलत, सी। ये मैं आपको अच्छे से बार बार, कितनी बार मैंने आपको बोला, ध्यान रखिएगा। फिर है विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय द सुभाष चंद्र बोस 1939 आफ्टर ही ब्रोक फ्रॉम द कांग्रेस। तो चार में से कौन सी फाउंड की, फॉरवर्ड ब्लॉक, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म किया था। ठीक है, तो इस तरह से पूरा चैप्टर खत्म होता है अच्छे से। आखिरी चैप्टर बचा है, सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ, उसके साथ ही पूरी कल मेरी मॉडर्न खत्म हो जाएगी।